हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स पैशन। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इलेक्ट्रिसिटी का वन शॉट वीडियो, जिसमें हम पूरे इलेक्ट्रिसिटी को एक वीडियो के अंदर देखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी के सारे कॉन्सेप्ट, सारे न्यूमेरिकल्स एक वीडियो के अंदर करने वाले हैं और ये वीडियो बहुत ही खूबसूरत होने वाला है और आपके इलेक्ट्रिसिटी के सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक चार्ज जो है सबसे फंडामेंटल रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन है कि इट इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर या एनी सब्सटेंस व्हिच क्रिएट्स ऑन अ बॉडी, जो किसी बॉडी पर कैसे क्रिएट होती है? बाई द एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कभी इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो जाएगी या डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा? चार्ज क्रिएट होगा किसी बॉडी पर। चार्ज को क्रिएट करने से पहले थोड़ा सा आप एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जान लीजिए कि चार्ज पार्टिकल कौन कौन से हैं मेरे। तो सबसे पहला चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, उसके बाद प्रोटॉन। दो चार्ज पार्टिकल हैं। कभी भी एटम को अगर आप देखते हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर पे बात करते हो, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? बाहर ऑर्बिट में घूमता रहता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन पे अगर चार्ज की वैल्यू की बात की जाए तो -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। प्रोटॉन पे अगर चार्ज की बात की जाए तो +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। बच्चे, चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों पे सेम रहता है, लेकिन उनका साइन क्या है? डिफरेंट रहता है। तो हम जो बात करने वाले हैं कि चार्ज कैसे किसी बॉडी पे क्रिएट होती है। तो सबसे पहले बाई कन्वेंशन हमने एक कन्वेंशन लिया है। क्या कन्वेंशन है, थोड़ा समझिए इसको, है ना। कन्वेंशन क्या है? तो सबसे पहले बोला गया कि जो ग्लास रॉड है और एक सिल्क क्लॉथ है, जैसे मान लीजिए कि एक सिल्क क्लॉथ है और ये मेरा है एक ग्लास रॉड, ठीक। ये ग्लास रॉड और एक सिल्क क्लॉथ। तो बेसिकली बच्चे, ये इसको हम ग्लास रॉड लिख देते हैं और ये जो हम लिखते हैं ये मेरा सिल्क क्लॉथ है, इसको हम सिल्क क्लॉथ लिख देते हैं, ठीक है। दोनों को जब रब किया गया तो कहा गया कि जो ग्लास रॉड है वो पॉजिटिव चार्ज को एक्वायर करती है और सिल्क क्लॉथ नेगेटिव चार्ज को एक्वायर करती है। बेसिकली ऐसे पेयर्स खोजना बहुत मुश्किल है, जैसे कि कुछ ही पेयर्स में ऐसा होता है, जैसे एबोनाइट रॉड है, फर है, ठीक है। जैसे कि प्लास्टिक के साथ जो हेयर का कॉम्बिनेशन है, तो कपल्स बोलते हैं बेसिकली इनको। तो बच्चे, इसी तरह से सिल्क क्लॉथ और ग्लास रॉड ये कपल्स थे। तो बेसिकली जब ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ अगर रब किया गया तो ग्लास रॉड ने क्या चार्ज एक्वायर किया? पॉजिटिव चार्ज। और सिल्क क्लॉथ ने क्या चार्ज एक्वायर किया? नेगेटिव चार्ज। तो कहा गया कि जो ये चार्ज एक्वायर कर रहे हैं ये चार्ज इक्वल अमाउंट में एक्वायर कर रहे हैं। ग्लास रॉड पे अगर चार्ज प्लस का आ रहा है तो इस पे आ रहा है माइनस का। नेचर इनका डिफरेंट है, लेकिन इन दोनों की अमाउंट इक्वल है, ठीक है। और ये दो अपोजिट चार्ज जो हैं एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। उसी तरह से पेयर देखा गया किसमें? एबोनाइट रॉड में और फर पे। एबोनाइट रॉड में और फर में। एबोनाइट रॉड जो था, है ना, रॉड जो था और फर था, तो इसमें फर जो था, ये जो फर है ये पॉजिटिव चार्ज हो जा रहा था। फर ये पॉजिटिव चार्ज हो रहा था और एबोनाइट रॉड जो है वो नेगेटिव चार्ज हो रहा था, ठीक है। निगेटिव चार्ज हो जा रहा था। तो एक्चुअल में बच्चे कि ये चार्ज का क्रिएशन रबिंग की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से होता है। और होता क्या है कि जब दो चीज़ों का आप बच्चे रब करते हो, उनको फ्रिक्शन करते हो, तो वो चीज़ें क्या होती हैं? आपस में फ्रिक्शन करने से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है और उसी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र को क्या कहते हो तुम? एक फिनोमेना का नाम देते हो और वही फिनोमेना जो है चार्ज हो जाता है बाद में, ठीक है। तो आज जो बच्चे हम बात करने वाले हैं कि अगर ये होता कैसे है, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। जैसे मान लो कि ये ग्लास का कोई एटम है, ग्लास का कोई एटम है, और इसको मान लो कि ये सिल्क का कोई एटम है। थोड़ा सा एटॉमिक लेवल पे बात करें तो ये ग्लास के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है। मान लो कि ग्लास के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, तो 4 प्रोटॉन होंगे। ये इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर हम गलत बना रहे हैं बच्चे, क्योंकि हम आपको समझाना चाहते हैं, है ना। और यहाँ पे ऐसे 5 का प्रोटॉन ले लो और यहाँ से आउटर मोस्ट में 5 का इलेक्ट्रॉन ले लो, ठीक है। जो भी है, मैं ये बताना चाहता हूँ बच्चे कि यहाँ पर जितने प्लस चार्ज है उतने माइनस चार्ज है। यानी टोटल चार्ज जो है ना, अगर आप इस ग्लास रॉड पे देखोगे, है ना, तो टोटल बैलेंस है। यानी एटम जो है ना वो इलेक्ट्रिकली बच्चे न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल इन द सेंस कि इनके ऊपर जो भी प्लस और नेगेटिव का चार्ज अगर आप देखोगे तो ये बैलेंस हो जाएंगे। होगा क्या कि जब आप इनको रब करते हो, है ना, ग्लास को सिल्क से रब करते हो, तो ग्लास से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है सिल्क क्लॉथ में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जैसे मान लो, मैं एक एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ कि मान लो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। तो जो फाइनल स्ट्रक्चर होगा ग्लास रॉड का वो कैसे होगा?
आप देखो फाइनल स्ट्रक्चर में क्या होगा कि ग्लास रॉड के अंदर प्रोटॉन की संख्या नहीं बदलेगी और ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 2 हो जाएंगे बस, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 बढ़ जाएगी तो ये 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये 5, प्रोटॉन की संख्या नहीं बदलेगी। तो बच्चे आप यहाँ देखो कि ये प्रोटॉन की संख्या कभी चेंज नहीं हो रही है और इलेक्ट्रॉन की संख्या देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के नंबर्स पहले 2 थे, पहले 4 थे, अब 2 हो गए और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ गया। यानी किसी से इलेक्ट्रॉन अगर जाएगा तो दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी लेकिन प्रोटॉन वहीं रहेगा। तो आप टोटल देखो 2 प्लस का, 2 माइनस का और 4 प्लस का, तो इस पर 2 प्लस का चार्ज जो है क्रिएट हो जाएगा और इस पर 2 माइनस का चार्ज जो है बच्चे वो क्रिएट हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से प्रोटॉन की संख्या अपने आप बढ़ जा रही है, प्रोटॉन के नंबर्स अपने आप बढ़ जा रहे हैं और यहाँ पे 5 प्रोटॉन की संख्या देखो, यहाँ पे 5 प्रोटॉन है, ये नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के आने से इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, प्रोटॉन की संख्या अपने आप कम हो गई। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि जब दो बॉडी को हम फ्रिक्शन करते हैं, जब दो बॉडी को हम रब करते हैं तो दोनों पे अपोजिट चार्ज क्रिएट होता है और अमाउंट उनका क्या होता है बच्चे, इक्वल होता है। अब बात करते हैं कि चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं, तो चार्ज को हम स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चे, क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको मैसेज करके बताइएगा, मैं आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, या तो वीडियो बना के भेजूंगा और नहीं तो आपको कमेंट में ही मैसेज करके बताऊंगा या कोई ऑप्शन सॉल्यूशन दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर नोट्स प्रोवाइड मैं नहीं मतलब नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उसी के साथ साथ आप नोट्स भी क्रिएट करिए, क्योंकि एक बार अगर आप ऐसे नोट्स बना लीजिएगा तो फिर आपको कभी कोई डाउट नहीं रहेगा, है ना, समझ में आपको काफ़ी अच्छे से आएगा। अब हम आगे बात करते हैं बच्चे, क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी क्या होता है चार्ज का, ये हम देखेंगे, और ऐसा यूनिट क्या होता है चार्ज का, ये देखेंगे। तो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है वो कूलम होता है, जिसको चार्ल्स एगोस्टिन डी कूलम के नाम पर रखा गया। ठीक है, आपको चार्ज का ऐसा यूनिट अगर आप देखो तो आप लिखोगे कूलम, और कूलम्ब जो है इसको हम सी से डिनोट करते हैं। और किसके नाम पे ये रखा गया कूलम्ब, तो इसका भी नाम मैं लिख देता हूँ, चार्ल्स एगोस्टिन डी कूलम्ब। इनके नाम पे ये ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज रखा गया। ठीक है, ये बस ऐसा ही इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बताया। तो बच्चे 1 कूलम जो है वो किसकी इक्वल होता है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो आपको रिमेंबर क्या रखना है बच्चे कि 1 कूलम जो चार्ज है, 1 कूलम चार्ज है वो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स के मिलने से बनता है। यानी इतने इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट्स करते हैं 1 कूलम ऑफ चार्ज को। अब ये 1 कूलम चार्ज जो है इसकी वैल्यू हम प्रूव भी करेंगे आगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एक बार पढ़ लेंगे तो। ठीक है, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है, कूलम्ब, और इसको किसके सम्मान में रखा गया, तो चार्ल्स एगोस्टिन डी कूलम्ब के सम्मान में रखा गया। और 1 कूलम्ब चार्ज की वैल्यू होती है 6.25 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चे अब आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या आता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है ये हम समझेंगे। जैसे मान लो कि कभी भी किसी बॉडी पे चार्ज क्रिएट हो रही है तो कितने के बराबर क्रिएट होगी, जैसे 4 इलेक्ट्रॉन आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन आएगा तो माइनस का 5 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर चार्ज आएगा। किसी बॉडी से अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं तो प्लस 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आ जाएगा। ठीक है, लेकिन कभी भी ऐसा हो सकता है क्या कि बॉडी पे 4.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज क्रिएट हो, 5.5 के बराबर इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज क्रिएट हो। यानी चार्ज की जो वैल्यू है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के इंटीग्रल मल्टीपल में होती है। इसको हम लिख सकते हैं द चार्ज क्रिएट ऑन अ बॉडी इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स, ये हम लिख सकते हैं। तो क्यू का क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो फार्मूला होगा, जो क्यू होगा वो एन के बराबर होगा, एन के बराबर होगा। और जहाँ पर एन जो है वो किसको बिलोंग करेगा, इंटीजर को बिलोंग करेगा। एन जो है वो किसको बिलोंग करेगा, इंटीजर को बिलोंग करेगा। अभी इंटीजर क्या होता है बच्चे इसको समझेंगे। इंटीजर मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, मतलब इंटीजर ना लिख करके आप नेचुरल नंबर भी लिख सकते हो, लेकिन एन का मान नेगेटिव भी हो सकता है। कब, जब किसी बॉडी पे चार्ज अगर आती है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो यहाँ पे माइनस में रखना पड़ेगा चार्ज को। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं इंटीजर लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं और समझा रहे हैं इस चीज़ को। जैसे कोई बॉडी है, ठीक है, ये 100 इलेक्ट्रॉन्स को बच्चे क्या कर रहा है, गेन कर रहा है ना। ये 100 इलेक्ट्रॉन्स इस बॉडी पर क्या हो रही हैं, आ रही हैं, ये गेन कर रहा है 100 इलेक्ट्रॉन्स को। क्या होगा इस बॉडी में, क्या होगा, इस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन अगर आ रहे हैं तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, तो माइनस लिखेंगे हम यहाँ पे। और किसके बराबर लिखेंगे चार्ज,
Q इज इक्वल टू एनी के बराबर लिखेंगे तो n का मान 100 हो जाएगा, है ना। इसीलिए मैंने इसको डायरेक्ट इंटीजर बोल दिया, ठीक है ना। ये n हो जाएगा, क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता रहे हैं, n को आप इंटीजर बोल सकते हो या सीधे लिख दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -90 कूलम। तो इस बॉडी पे जो चार्ज क्रिएट होगा माइनस कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का, है ना, 17 कूलम के इक्वल ये चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो किसी बॉडी पे अगर चार्ज, है ना, कोई बॉडी अगर चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रही है तो उस पर चार्ज देखो निगेटिव में आ रहा है। लेकिन अगर यही बॉडी अगर चार्ज को क्या करती, लूज करती, मान लो कि 100 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर से चले जाते बाहर, तो ये प्लस में हो जाता, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं बच्चे कि 1 कूलम चार्ज जो है वो इतने ही इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल क्यों होता है। ऐसे देखो, समझो बात को, ठीक है। एक बार जैसे समझते हैं Q इज इक्वल टू क्या होता है एनी, ठीक है। ये आपको मैंने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में बताया कि चार्ज हमेशा क्वांटाइज होता है, यानी उसके नंबर्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के वो क्या होंगे, इंटीग्रल मल्टीपल में होंगे। तो जैसे कूलम की वैल्यू 1 कूलम रख दो, n का मान नहीं पता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10 का पावर -19, ठीक है, कूलम आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे हमने n का मान निकालना है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मान निकालना है। ये कूलम से ये कूलम कट जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 इज इक्वल टू n हो जाएगा, ठीक है। तो 10 की पावर 19 बाई 1.6 इज इक्वल टू n, ये आपका आ जाएगा 100 इंटू 10 टू द पावर 18 बाई 1.6, 16 आ जाएगा। और इसको अब तुम सॉल्व करोगे तो ये आएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, n की वैल्यू। यह इसको जब 100 को 16 से डिवाइड करोगे तो इतना आ जाएगा। तो इससे हमें बात पता चल रहा है बच्चे कि एक कूलम चार्ज को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी एक कूलम चार्ज को क्या करने के लिए, फॉर्म करने के लिए, ठीक है। अब हमने ये देखा कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, ये हमने समझ लिया। चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होते हैं, और 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है एक कूलम चार्ज का फॉर्मेशन करते हैं, ये भी बात हमें समझ में आ गया। अब बच्चे हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर, तो आइए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, आइए देखते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और अमाउंट ऑफ चार्ज पासेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक यहाँ पे कंडक्टर को बनाया है, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन हम दिखा रहे हैं, ठीक है, ये कंडक्टर हमने बना दिया, है ना, और ये इसका क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो मैंने बताया कि ये जो चार्ज है ना, चार्ज, ये क्रॉस सेक्शन हमने बना दिया। चलो बीच में भी एक क्रॉस सेक्शन हम ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, बीच में हमने एक क्रॉस सेक्शन बना दिया। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब कितना चार्ज फ्लो कर पा रहा है एक सेकेंड में, उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, यानी चार्ज कितना फ्लो कर रहा है एक सेकेंड में, उसे हम क्या कहेंगे, किसी क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो कर पा रहा है एक सेकेंड में, उसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है बच्चे, इसका एक फॉर्मूला बन जाता है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक करंट, है ना, करंट का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, ये बनेगा अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इन यूनिट टाइम। तो Q/T, ये चार्ज का अमाउंट हो गया, और ये क्या हो गया, टाइम हो गया। ये क्या हो गया आपका, चार्ज हो गया, और ये क्या हो गया आपका, टाइम हो गया। तो कितना चार्ज फ्लो कर पा रहा है एक सेकेंड में, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। द चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इन यूनिट टाइम। चार्ज को तुम क्या लिख सकते हो, N/T बाई द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, N इंटू इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो ये N/T भी हम इसको हम कह सकते हैं। जो करंट का ऐसा यूनिट है, यहाँ देखते हैं, जो करंट का ऐसा यूनिट है वो है एम्पियर, एम्पियर है, जिसको आंद्रे मैरी एम्पियर के सम्मान में रखा गया। इसे हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। तो जो 1 एम्पियर की वैल्यू होगी, 1 एम्पियर की वैल्यू होगी, तो ऊपर क्या आएगा, चार्ज, ऊपर आएगा चार्ज, नीचे आएगा टाइम। तो 1 एम्पियर को हम लिखेंगे 1 कूलम बाई 1 सेकेंड, यानी एक सेकेंड में एक कूलम चार्ज अगर किसी क्रॉस सेक्शन से पास करती है तो उसे 1 एम्पियर कहेंगे। और 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आपको पता है 6.25 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इफ
वन हम क्या लिख सकते हैं, 1 एम्पियर को अगर डिफाइन करना है तो इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड, तो इसी को हम क्या कहेंगे, देन करेंट flowing through it is 1 एम्पियर। अगर किसी भी क्रॉस सेक्शन से 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में पास अगर कर जाए तो हम कहते हैं 1 एम्पियर का करंट क्या किया है, पास किया है। ठीक है। अच्छा, एम्पियर जो है एक बड़ा यूनिट है करंट का, इसके हम कुछ सब मल्टीपल्स भी यूज करते हैं। अब सब मल्टीपल्स क्या है इसको देखते हैं। 1 मिली एम्पियर, ये सब मल्टीपल्स 10⁻³ एम्पियर। 1 मेगा, मिली के बाद माइक्रो एम्पियर लिख देते हैं, तो मिली जो है इसके माइक्रो एम्पियर लिख दिया, तो 10⁻⁻6 एम्पियर, कोई दिक्कत। उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, चार्ज का भी सब मल्टीपल्स लिख सकते हैं। 1 मिली कूलम 10⁻³ कूलम, 1 माइक्रो कूलम 10⁻⁻6 कूलम। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल्स का, सब मल्टीपल्स का यूज करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं बच्चे किसके ऊपर, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। तो अब हम देखेंगे कि कैसे हम पता करेंगे कि करंट का डायरेक्शन क्या है। तो करंट के डायरेक्शन को पता करने के लिए 2 तरह के हमने कन्वेंशन लिया है। एक हमने कन्वेंशनल करंट बताया और एक हमने इलेक्ट्रॉनिक करंट बताया। देखो बच्चों, जब शुरू की बात करें तो उस समय करंट का जब डिस्कवरी हुआ ना, इलेक्ट्रिक करंट का, उस समय इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ था। तो इनिशियल स्टेज में जो डायरेक्शन ऑफ करंट पता किया गया, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज टेकन एज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। शुरुआत में जो करंट का डायरेक्शन लिया गया, वो क्या किया गया, कन्वेंशनली कहा गया कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, जो डायरेक्शन ऑफ आई है ना, करंट का जो डायरेक्शन है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज का जिस तरह से फ्लो होगा ना, उसी के डायरेक्शन में लोग क्या करेंगे, करंट के डायरेक्शन को लेंगे। लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक करंट की बच्चों हम बात करें, तो इलेक्ट्रॉनिक करंट, जब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हो गया तब बताया गया इलेक्ट्रॉनिक करंट के बारे में। क्योंकि हम जानते हैं कि करंट जो है मेटल से, कंडक्टर से पास होती है, और कंडक्टर के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इन्हीं के मूवमेंट से करंट बनता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात की गई तो कहा गया कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है ना, इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करें तो इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बना लो, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स बना लो, इलेक्ट्रॉन्स इज बेसिकली नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज की फ्लो में अपोजिट, नेगेटिव चार्ज के अपोजिट करंट का डायरेक्शन हम लोग मानते हैं, और पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, करंट का डायरेक्शन मानते हैं। ठीक है बच्चे, ये बात समझ में आ गया। तो करंट का मेजरमेंट अब हम कैसे करेंगे इसे समझते हैं। तो करंट का मेजरमेंट हम लोग एमीटर डिवाइस से करेंगे, और एमीटर का पिक्चर आप साइड में देख सकते हैं कि एमीटर डिवाइस जो है इसको यूज करते हैं हम सीरीज में, और इसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो बहुत लो होती है। एमीटर डिवाइस की जो रेजिस्टेंस होती है वो बहुत लो होती है, और ये जो है हमेशा सीरीज में लगाते हैं। जैसे मान लो कि अगर मुझे यहाँ पे एमीटर को ज्वाइन करना है तो हम क्या करेंगे, ऐसे एमीटर लिखें, ज्वाइन करेंगे, और इसका एक पार्ट पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड रहेगा और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड रहेगा, और ये क्या करता है, अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करता है। लेकिन जो इसकी रेजिस्टेंस होती है बच्चे वो बहुत कम होती है, एकदम 0 के बराबर हम लोग इसके रेजिस्टेंस को ले सकते हैं। अगर इसकी रेजिस्टेंस 0 नहीं होगी तो इलेक्ट्रिसिटी में, करंट में क्या करेगा, सर्किट में अपना ये इफेक्ट डालेगा। ठीक है ना। तो करंट की वैल्यू को क्या कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है। इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर कुछ होगी या 0 अगर नहीं होगी तो इंटरनल जो ये करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में उसकी वैल्यू को क्या कर सकता है, कम कर सकता है। इसीलिए एमीटर का जो रेजिस्टेंस है उसे हम क्या करते हैं, 0 मान के चलते हैं या 0 रखते हैं। ठीक है, आइडियल एमीटर की बात करें तो। आइए अब हम देखेंगे कि किस तरीके से, क्या मैकेनिज्म है करंट फ्लो होने का मेटल में, ये हम देखेंगे। तो किस तरीके से करंट किसी वायर के अंदर, किसी कंडक्टर के अंदर पास करता है, इसे हम समझते हैं। आइए देखिए बच्चे, सबसे पहले हम यहाँ पे एक मेटल कंडक्टर को, इसको जूम करके आपको हम दिखा रहे हैं कि ये इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं।
ठीक है। अब ये कैसे मूव कर रहे हैं, ये रैंडमली मूव करेंगे, कोई इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएगा, कोई 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 इधर जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है बच्चे वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इस इलेक्ट्रॉन के पास एट रूम टेम्परेचर पे एक वेलोसिटी होती है, उसको हम कहते हैं थर्मल वेलोसिटी बच्चे। तो थर्मल वेलोसिटी है इसके अंदर, है ना। इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में है, लेकिन होता क्या है बच्चे, जब आप इसी कंडक्टर को जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, अगर आप उसे एक सेल प्रोवाइड कर दो या एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर दो, और वो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कौन करता है, इलेक्ट्रिक सेल। तो ये इलेक्ट्रिक सेल ये पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। अगर आप ये पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर दो तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इस मेटालिक वायर के अंदर हैं, सब पे एक फोर्स लगेगा, ठीक है। और ये फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना, क्योंकि ये सेल अपना एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगी, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स लगेगा, जिसे आप बाद में पढ़िएगा क्लास 12th में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इन सारे इलेक्ट्रॉन्स पे एक फोर्स लगेगा और सबका मूवमेंट एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करने लगेंगे, ठीक है। तो ये जो पार्टिकुलर डायरेक्शन है, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हो गया, तो करंट इसके अपोजिट फ्लो करेगा, और ये मेरा करंट के फ्लो का डायरेक्शन हो गया बच्चे। तो हमने ये देखा कि किस तरीके से सेल क्या करता है, सारे इलेक्ट्रॉन्स पे एक फोर्स क्रिएट करता है जिसे हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, और उसी इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, तो करंट उसके अपोजिट फ्लो करता है। ये बात समझ में आ गया। जो इस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस डायरेक्शन में होता है उसे हम कहते हैं बच्चे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन के पास दो तरह की वेलोसिटी होती है, एक होती है थर्मल वेलोसिटी, और थर्मल वेलोसिटी जो है बहुत ज़्यादा होती है ना। और इलेक्ट्रॉन की जो दूसरी वेलोसिटी जो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आती है उसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी थर्मल वेलोसिटी के कंपेयर में बहुत कम होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का जो यहाँ ड्रिफ्ट का मतलब खिसकते जा रहा है किसकी तरफ, प्लस टर्मिनल की तरफ, उसे हम कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। यहाँ पे अगर करंट की बात करें तो यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या है, जीरो नहीं है, लेकिन यहाँ पे करंट की वैल्यू की बात करें तो करंट यहाँ क्या है, जीरो है, सॉरी जीरो है। ये बात समझ में आ गया आपको। अब बच्चे हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, जो कि हम इलेक्ट्रिक करंट जिसमें हम लोग निकालेंगे, चार्ज की वैल्यू फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू फाइंड करेंगे इसके बाद वाले सेक्शन में। न्यूमेरिकल्स क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि फर्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर, एन एबोनाइट रॉड व्हेन रब्ड विथ वूल एक्वायर्स अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁻9 कूलम। हाउ मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन कॉन्स्टिट्यूट दिस मच चार्ज गिवन द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10⁻90 कूलम। यहाँ पर एक एबोनाइट रॉड है और इसको रब किया गया है किसके साथ, उल के साथ, ठीक है बच्चे। और एबोनाइट रॉड किस तरह के चार्ज को एक्वायर कर रहा है, तो नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर रहा है, कितना, 4 × 10⁻⁹ कूलम। तो चार्ज की वैल्यू तो हो जाएगी मेरे को, अगर सॉल्यूशन 1 दिया जाए, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर हम लिखें तो हमारे पास चार्ज की वैल्यू, क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू की वैल्यू जो है वो हमको दे रखा है 4 × 10⁻⁻9 कूलम, लेकिन माइनस साइन के साथ, क्योंकि चार्ज निगेटिव है। हाउ मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन कॉन्स्टिट्यूट दिस मच चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर के इस चार्ज की वैल्यू फॉर्म करेंगे, यानी इतने चार्ज को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा ना, तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है तो आप क्या करो, Q बराबर Ni का फॉर्मूला लगाओ और वहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, क्योंकि जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा तो Q = Ni का ही फॉर्मूला लगेगा, आप याद रखिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चे, कि Q का मान जो होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से Ni के इक्वल होता है। Q की वैल्यू आपको -4 × 10⁻⁹ कूलम दे रखा है, और N की वैल्यू आपको फाइंड करना है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू होती है -1.6 × 10⁻⁹। ये चार्ज ऑन, सॉरी -19, चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसको इधर डिवाइड कर दो, -4 × 10⁻⁹ कूलम बाई -1.6 × 10⁻⁹, ये हो गया। अगर तुम इसको सॉल्व करोगे ना तो कितना आ जाएगा,
ये माइनस है, ये माइनस कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 40/60 अपॉन इंटू 10⁻, ये ऊपर जाएगा तो कितना आएगा 10, n का मान आ गया। इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2.5 इंटू 10⁻10 इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो होगी n आ जाएगा। n क्या हो जाएगा, इतने इलेक्ट्रॉन्स, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे बच्चे, तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻10 इलेक्ट्रॉन्स, इतने मिलकर के इतने चार्ज का फॉर्म करेंगे, है ना। इतने चार्ज को फॉर्म करने के लिए इतने इलेक्ट्रॉन्स की हमें जरूरत पड़ेगी। सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट, यानी मुझे आई की वैल्यू निकालनी है बच्चे, आई की वैल्यू निकालनी है। इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, एक सर्किट में अगर 300 कूलम चार्ज है और इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है 15 मिनट में, तो हमको क्या करना है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज निकाल देना है। इतने कूलम चार्ज हैं और टाइम की वैल्यू दे रखी है, लेकिन बस इसमें आप एक ध्यान रखिएगा, चार्ज को हमेशा कूलम में रखना है और टाइम को हमेशा एसआई यूनिट सेकेंड में रखना है, बाकी कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन का बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट का ये हो गया, है ना। ये सॉल्यूशन 2 का देख लीजिए कि Q की वैल्यू आपको दे रखी है 300 कूलम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और टाइम की वैल्यू आपको दे रही है 5 मिनट, ठीक है। तो टाइम को आपको क्या करना है, सेकंड में चेंज करना है, तो 5 इंटू 60 क्या कर देंगे हम लोग, ये हो जाएगा मेरा 300 सेकेंड, ठीक है। और यहाँ से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, करंट की, तो करंट का फॉर्मूला होता है बच्चे, आई का मान होता है क्या, Q/T। यहाँ से हम रख सकते हैं Q की वैल्यू 300 कूलम्ब अपॉन 300 सेकेंड। बच्चे मैंने आपको बताया था कूलम पर सेकेंड को हम एम्पियर कहते हैं, अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करता है तो उसे 1 एम्पियर कहते हैं। ये कट जाएगा, 1 कूलम पर सेकेंड आएगा, दैट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। आपको ऐसा यूनिट में ही किसी भी चीज़ को लिख के छोड़ना है। थर्ड नंबरिकल के ऊपर बात करते हैं बच्चे, है ना। तो थर्ड नंबरिकल में क्या है कि जैसे यहाँ दिया है व्हाट चार्ज फ्लो थ्रू द मेटालिक वायर, एक मेटालिक वायर से कितना चार्ज फ्लो करेगा, इसको नोट कर लेंगे आप। व्हाट चार्ज फ्लो थ्रू द मेटालिक वायर, मेटालिक वायर से कितना चार्ज फ्लो करेगा, है ना, इन 1 आवर। 1 आवर जो है टाइम दे रखा है, व्हेन द कांस्टेंट करंट ऑफ 0.2 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू इट। तो बच्चे एक मेटालिक वायर बना देते हैं, ऐसे कुछ करके मेटालिक वायर होगा, ठीक है। और इस मेटालिक वायर से क्या होगा, एक कितना चार्ज फ्लो करेगा, कितना चार्ज फ्लो करेगा, और मुझे दे क्या रखा है, आई, करंट की वैल्यू दे रखा है 0.2 एम्पियर, और ये करंट चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट करंट बोला है, क्योंकि करंट अगर चेंज हो जाएगा तो चार्ज की वैल्यू भी बदल जाएगी, ठीक है। करंट सेम दे रखा है, टाइम इसने दे रखा, फिर वही बात, टाइम 1 आवर दे रखा है, आपको टाइम को हमेशा सेकंड में लेना है, बस इसी बात को ध्यान में रखिए। 1 इंटू 3600 क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1 आवर में 36 सेकंड होता है, तो ये 3600 जो है सेकंड आपका आ गया टाइम की वैल्यू। तो आपके चार्ज का अमाउंट निकालना है, तो Q इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम, आई इंटू टी, चूँकि Q/T इज इक्वल टू आई होता है ना। तो Q इज इक्वल टू हम आई इंटू टी लिख सकते हैं। आई का मान आपको 0.2 एम्पियर दे रखा है, और ये आपको दिया है 3600 सेकेंड, और चार्ज का यूनिट कूलम होता है तो कूलम लगा देंगे यहाँ पे, और ये 720 क्या हो जाएगा, कूलम आ जाएगा, है ना। तो ये आपका सेकंड का, थर्ड का सॉरी, आंसर आ गया, थर्ड का सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 का क्या सॉल्यूशन है। एक करंट ऑफ 3.6 मिली एम्पियर, 3.6 मिली एम्पियर, मैंने आपको पढ़ाया था कि सब मल्टीपल्स जो होता है, मिली, माइक्रो, ये मैंने सब आपको बताया था। तो मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3, कोई दिक्कत नहीं है, 3.6 मिली एम्पियर इज योर, है ना, करंट, और फ्लोइंग थ्रू अ एलिमेंट ऑफ वैक्यूम ट्यूब, और वो किसी वैक्यूम ट्यूब के एलिमेंट से फ्लो कर रहा है ना, ये बात से कोई मतलब नहीं है, वैक्यूम ट्यूब, है ना, वो आपको बाद में पढ़ना है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग पर सेकेंड, कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे बच्चे, इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है आपसे, तो यहाँ पर Q इज इक्वल टू एनी का कॉन्सेप्ट जरूर आएगा, है ना, पर सेकेंड, टाइम भी दे रखा है, ठीक है ना, टाइम भी दे रखा है, थ्रू द एलिमेंट से कितने इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे 1 सेकेंड में, हाउ मच चार्ज विल पास इन 10 मिनट, और 10 मिनट में कितने चार्ज पास करेंगे, तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। पहले एक बार इसको मिटा दें, नोट कर लीजिए इसको आप लोग, तब तक क्वेश्चन ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन ट्राई करिए। आइए बच्चे, क्या कह रहा है कि करंट की वैल्यू हमें दे रखी है, करंट की वैल्यू दे रखी है 3.6 मिली एम्पियर, 3.6 मिली एम्पियर। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मिली का मतलब 10⁻⁻6 से, सॉरी -3, 3.6 इंटू 10⁻³ एम्पियर, ये आपका क्या हो गया बच्चे, ये आपका क्या हो गया, ये आपकी करंट की वैल्यू हो गई। और वो किसी क्या कर रहा है, किसी एलिमेंट से फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, किसी एलिमेंट से ये करंट फ्लो कर रहा है ना। तो आपसे पूछा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू द एलिमेंट,
हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू दैट, टाइम का भी वैल्यू दिया है। तो आई को तुम क्या लिख सकते हो बच्चे, आई का मान दिया तो आई को लिख सकते हो क्यू बाई टी, क्यू बाई टी, ठीक है। टाइम तो 1 सेकेंड दे रखा है ना, तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं एनी बाई टी, क्योंकि एनी का फॉर्म, एनी जो है, एनी क्या होता है, चार्ज की वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में, तो एनी बाई टी ये लिख सकते हैं। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही पूछा गया है। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चे, यहाँ पे आई का मान 3.6 इंटू 10⁻³ और यहाँ से एन का मान हमें नहीं पता है, ई का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम्ब, ये चार्ज की वैल्यू है, और टाइम 1 सेकेंड दे रखा है, ठीक है। एन का मान आप निकाल सकते हो, क्या कर सकते हो, एन का मान निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखते हैं, 3.6, ठीक है, इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻90, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो निकल जाएगा, ये पॉइंट से ये पॉइंट हट गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ से ये आ जाएगा आपका 36 और ये हो जाएगा, तो 4 9 जा और ये 4 4 जा, और मल्टीप्लाई कितना हो गया, 10⁻16 हो गया, ठीक है। इसको तुम अगर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 4 2 जा 8, है ना, ये कितना हो जाएगा, 2.25 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स के होंगे एन का मान, ठीक है। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 सेकेंड कितना होगा, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 सेकेंड कितना होगा, ये हो जाएगा 2.25, है ना, 2.25 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो फ्लो करेंगे 1 सेकेंड में। आपसे पूछा है कि कितना चार्ज पास होगा, हाउ मच चार्ज विल पास इन 10 मिनट, 10 मिनट के अंदर कितना चार्ज पास हो जाएगा। यानी आपसे चार्ज की वैल्यू पूछी है, करंट का वैल्यू आपको पता है ना, टाइम की वैल्यू भी आपको पता चल गई, तो चार्ज की वैल्यू निकाल लोगे, नाउ करके लिख देना, करंट चार्ज इज इक्वल टू आई इंटू टी, चार्ज की वैल्यू पूछी है, आई का मान कितना है बच्चे बताओ, आई का मान 3.6 मिली एम्पियर, यानी 10⁻³ और टाइम की वैल्यू 10 मिनट, तो 10 इंटू 60, तो ये आपका जो आएगा ये कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 पॉइंट, ये पॉइंट जो है 1 2 और ये 3, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो इसको 10 नीचे आएगा इस तरह से, है ना, इसको सॉल्व करो, 36 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 216, है ना, और 2.16 आएगा, क्योंकि 101010, तो ये 2.16, ये आपका क्या हो जाएगा, इतना कूलम हो जाएगा। इतने कूलम जो हैं आपके चार्ज हो जाएंगे, जो कि 10 मिनट में पास करेंगे, किससे, एलिमेंट से, वैक्यूम ट्यूब के एलिमेंट से। तो हमने क्या किया कि इलेक्ट्रिसिटी पे आपसे अगर न्यूमेरिकल पूछता है, अगर आप इलेक्ट्रिक करंट पे पूछता है, तो या तो आपसे यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू कैलकुलेट करवाया, ठीक है, यहाँ पे आपसे करंट की वैल्यू कैलकुलेट करवाया, यहाँ से आपसे चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करवाया, और इसमें दोनों करवा दिया, इसमें करंट भी करवाया, है ना, चार्ज की वैल्यू भी कैलकुलेट करवाया, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कैलकुलेट करवाया, और चार्ज की वैल्यू भी कैलकुलेट करवाया, दोनों करवाया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, और ये एक न्यूमेरिकल मैंने आपको बताया। आगे हम बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। वाटर जो कि हाई हाइट पे प्लेस की गई है, उसका जो फ्लो है वो लो हाइट की तरफ होता है। बॉडी जो हाई टेम्परेचर पे रखी गई है और एक बॉडी जो लो टेम्परेचर पर रखी गई है, तो हीट का फ्लो हाई टेम्परेचर वाली बॉडी से लो टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ होता है। तो ये जो फ्लो क्रिएट होता है वो कैसे होता है, तो फ्लो क्रिएट होने के लिए देयर इज अ गैप बिटवीन एनर्जी डिफरेंस। एनर्जी डिफरेंस का गैप होना बहुत जरूरी है। अगर आप एनर्जी डिफरेंस का गैप नहीं रखोगे तो किसी चीज का फ्लो नहीं होगा, मैटर का फ्लो नहीं होगा, एनर्जी का फ्लो नहीं होगा। तो सिमिलरली इन अ सेम वे इलेक्ट्रिसिटी में भी चार्ज का फ्लो होता है। तो चार्ज का फ्लो कैसे होता है, हाई इलेक्ट्रिक प्रेशर से लो इलेक्ट्रिक प्रेशर की तरफ किसका फ्लो होता है, चार्ज का फ्लो होता है, ठीक है। और यही है चार्ज का फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी। और ये चार्ज का फ्लो अगर रुक जाए तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी हमको। तो ये चार्ज का फ्लो कराने के लिए हमें क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देना होगा, और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शेल प्रोवाइड करता है ना। शेल क्या करता है, डिफरेंस करता है किसके बीच में, एनर्जी के बीच में, है ना, मतलब देयर इज ए क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द वायर। शेल का काम क्या होता है कि उनके बीच में केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन होने के बाद, है ना, वो क्या करते हैं, एनर्जी गैप क्रिएट करते हैं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। यानी एक तरफ हाई इलेक्ट्रिक प्रेशर क्रिएट करते हैं, दूसरी तरफ लो इलेक्ट्रिक प्रेशर क्रिएट करते हैं, और चार्ज जो है हाई इलेक्ट्रिक प्रेशर से लो इलेक्ट्रिक प्रेशर की तरफ कंटिन्यूअसली मूव करती है। उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसा समझो कि एक कंटेनर ए है और ये कंटेनर बी है। इस कंटेनर ए में मैंने पानी भर दिया, तो और कंटेनर बी को मैंने क्या रखा है, खाली रखा है, ठीक है। तो क्या होगा, कंटेनर ए से पानी निकल के कंटेनर बी में क्या कर देगा, जाना शुरू कर देगा। बिकॉज कंटेनर ए के वाटर जो है, कंटेनर ए में जो वाटर है उसकी जो हाइट है वो कंटेनर मतलब हाइट जो है ज़्यादा है ना, इसकी वाटर की एनर्जी ज़्यादा है। तो बेसिकली ये कंटेनर बी में फ्लो करेगा और तब तक फ्लो करेगा जब इनका वाटर का लेवल आपस में इक्वल नहीं हो जाता है। इन अ सेम वे चार्ज भी फ्लो करती है, हाई इलेक्ट्रिक प्रेशर जिनकी होगी, मतलब उस चार्ज पार्टिकल जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी वो लो एनर्जी की तरफ क्या करेगी, फ्लो करेगी, है ना, विथ द कंडक्टर विथ द वायर, ये होगा। आइए अब हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो आपको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो फैक्टर है जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराता है, चार्ज को फ्लो कराता है वायर से। अगर वो नहीं हो तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा, इलेक्ट्रिसिटी हमें नहीं मिलेगी, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोवाइड कौन करता है, तो सेल प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, है ना, रियल मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। इस चीज में हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग दो तरीके से देखने वाले हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स, और एक तरह से देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। तो जब किसी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं तो ये क्या है, इसे समझते हैं। देखिए जैसे मान लो कि एक टेस्ट चार्ज हम लोग लेते हैं, है ना, एक टेस्ट चार्ज हम लोग लेते हैं और उसे कहाँ रखते हैं, इन्फिनिटी पे रखते हैं। टेस्ट चार्ज जो है एक स्मॉल चार्ज होता है बच्चे, ये एक तरह का स्मॉल चार्ज होता है, स्मॉल वैल्यू होती है इसकी, और ये हमेशा कैसा लिया जाता है, पॉजिटिव नेचर का लिया जाता है टेस्ट चार्ज, और इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होती है। तो आपने एक टेस्ट चार्ज लिया जिसको इन्फिनिटी पे आपने रखा है, ठीक है, और आपके पास यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, और क्यू चार्ज जो है इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, मतलब एक समझ लीजिए कि ये जो है यूनिट पॉजिटिव चार्ज ये वाला होगा, और प्लस क्यू चार्ज आपने यहाँ रखा है ना, और ये चार्ज फिक्स है, ठीक है, ये कहीं मूव नहीं कर सकता है, ठीक है, और ये चार्ज इधर से आप लेके आ रहे हो। बेसिकली जब इन्फिनिटी पर चार्ज होगा तो कोई अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं होगा, और जब कोई अट्रैक्शन और कोई रिपल्शन नहीं होगा तो यहाँ की पोटेंशियल हम लोग क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं। फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट है कि जब इन्फिनिटी पर चार्ज रखेंगे तो कोई अट्रैक्शन कोई रिपल्शन नहीं होता है, तो पोटेंशियल यहाँ की क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इन्फिनिटी पे अगर पोटेंशियल अगर आपसे पूछता है क्या होगा, तो जीरो होगा। लेकिन जैसे हम इस चार्ज को लेके आएंगे इधर की तरफ, तो ये चार्ज क्या खुद आएगा या हमको लाना पड़ेगा, ये डिपेंड करेगा इसके नेचर पे। ये प्लस चार्ज है ना, ये भी प्लस चार्ज है, दोनों लाइक चार्जेज हैं, लाइक चार्जेज आपस में रिपेल करती हैं। तो जब ये प्लस चार्ज को हम इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस क्यू चार्ज को वर्क करना पड़ेगा, इस पे क्यू चार्ज पे वर्क करके, क्यू चार्ज को धक्का दे करके, अपनी एनर्जी दे करके इसको लेकर के आना पड़ेगा, ठीक है। यानी मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा। मान लो कि मैंने ए पॉइंट पर लेके आया, तो मुझसे पूछेगा कि ए पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, बी पॉइंट पे लेके आया तो बी पॉइंट की पोटेंशियल क्या है, ये पूछेगा। तो जितना वर्क इस यूनिट चार्ज को, टेस्ट चार्ज को लाने में करोगे, उसको मैंने डब्ल्यू ए बोल दिया, ए पॉइंट तक, ठीक है। ए पॉइंट तक लाने में कितना वर्क किया आपने, डब्ल्यू ए, ठीक है। और बी पॉइंट तक लाने में जो आपने वर्क किया, ठीक है, उसको हमने बोल दिया डब्ल्यू बी, ठीक है। तो पोटेंशियल को जो डिफाइन किया गया, फर्स्ट केस में पोटेंशियल को जो डिफाइन किया गया कि वर्क डन, यहां देखो इसको मैं यहां भी लिखा हूं, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू मूव फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में टेस्ट चार्ज को, यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन की वैल्यू होगी उसी को हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल। तो बच्चे अगर आपसे पूछा जाए कि पोटेंशियल एट ए बताओ कितना होगा, ए का पोटेंशियल बताओ कैसा कितना होगा, तो हम लिखेंगे वर्क डन, क्या लिखेंगे, वर्क डन इन्फिनिटी टू ए, ठीक है, बाई क्यू। कोई दिक्कत? अगर तुमसे पूछा जाए कि पोटेंशियल बताओ बी का कितना होगा, ठीक है, बी का पोटेंशियल कितना होगा, तो तुम लिखोगे वर्क डन क्या, इन्फिनिटी टू बी बाई क्यू। लेकिन बच्चे एक बात ध्यान रखो, इस चार्ज को लेके आने में तुम क्या कर रहे हो, खुद एनर्जी लगा रहे हो, खुद की वर्क हो रही है ना, चार्ज खुद पे खुद नहीं आ रहा है। तो बेसिकली ये वर्क क्या है, पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव पोटेंशियल का एग्जांपल है बच्चे। जब रिपल्शन फोर्स हो तो पोटेंशियल जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है, क्योंकि वर्क की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव में निकल के आएगी। तो ये बच्चे आप ध्यान रखें कि वर्क, ये पोटेंशियल क्या होगा, ए का पोटेंशियल हो गया, और ये क्या हो गया, बी का पोटेंशियल हो गया। मुझे आप बताओ कि ए में और बी में किसकी पोटेंशियल ज़्यादा होगी, चूंकि रिपल्सिव फोर्स है ना, तो बी तक लाने में जो है
वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, है ना। तो पोटेंशियल ऑफ बी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, यानी बी का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा ए से। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वी बी इज ग्रेटर देन वी ए। ठीक है बच्चे, आइए यहाँ देखते हैं। अगर क्या हो, चार्ज, एक चार्ज निगेटिव हो जाए और टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव होगा ही होगा, इस कंडीशन में पोटेंशियल क्या होगा, निगेटिव आएगी, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो हमें फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए पोटेंशियल तो कहीं ना कहीं एक तरह से वर्क से रिलेटेड है, क्योंकि कोई भी चार्ज अगर अट्रैक्ट होगी, चार्ज अगर मूव करेगी तो वर्क डन तो होगा, है ना। फोर्स अगर है और डिस्प्लेसमेंट अगर हो रहा है तो वर्क डन तो होगा। तो अगर माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पे टेस्ट चार्ज है और दोनों ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो वर्क डन होगा। लेकिन इसमें तो ये वर्क डन जो है वो निगेटिव होगा, क्योंकि सिस्टम खुद वर्क कर रहा है। तो वर्क डन, है ना, अगर एन की पोटेंशियल तुम डिफाइन करोगे तो वर्क डन इन्फिनिटी टू ए एन बाई अमाउंट ऑफ चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अगर तुम m की पोटेंशियल डिफाइन करोगे तो वर्क डन इन्फिनिटी टू m बाई अमाउंट ऑफ चार्ज, यूनिट चार्ज। तो यहां पे देखो बच्चे, m वर्क डन, समझ रहे हो, वर्क डन n और m, है ना। यहां से हम ये कह सकते हैं कि वर्क की वैल्यू किसमें ज्यादा होगी, समझ रहे हो। यहां पे हम डिफाइन कर सकते हैं पोटेंशियल को, वर्क डन इन्फिनिटी टू n, वर्क डन इन्फिनिटी टू m बाई q टेस्ट चार्ज। यहां पे पोटेंशियल की वैल्यू, है ना, इसमें निगेटिव पोटेंशियल होगा। क्या होगा, निगेटिव पोटेंशियल होगा बच्चे। क्यों निगेटिव पोटेंशियल होगा, क्योंकि वर्क खुद पे खुद हो रहा है और पोटेंशियल को डिफाइन किसी पॉइंट से हम ऐसे ही करते हैं। इन्फिनिटी से किसी चार्ज को लाने में जो वर्क किया जाएगा बच्चे, वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा उस पॉइंट का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद वोल्टेज, है ना, इसका फॉर्मूला लिख देंगे W/Q। अब वोल्ट क्या होता है ना, तो वोल्ट जो है यूनिट ऑफ पोटेंशियल को हम लोग कहेंगे वोल्ट, और इसको इन द ऑनर ऑफ अल्सांद्रे वोल्टा, उनके सम्मान में रखा गया है ये नाम। और 1 वोल्ट अगर लिखोगे तो वर्क, W जो है वर्क का यूनिट क्या हो जाएगा, जूल, और चार्ज का यूनिट हो जाएगा कूलम, तो जूल पर कूलम जो है तुम्हारा 1 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको मेजर कैसे करते हैं, वोल्ट मीटर से, और वोल्ट मीटर का कनेक्शन आप कैसे करोगे, हमेशा इसको पैरेलल में लगाओगे। ठीक है, और वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है बहुत ज़्यादा होता है ना, इसीलिए उसमें करंट फ्लो नहीं कर पाता, क्योंकि बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है ना, और इसलिए करंट उसमें फ्लो नहीं कर पाता। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, पैरेलल में लगाते हैं। सीरीज में लगाएंगे तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा सर्किट में, क्योंकि इसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो नियर अबाउट इन्फिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, समझ रहे हैं। तो ये बात हो गया। तो बेसिकली बच्चे अब हम क्या कर चुके हैं कि पोटेंशियल को समझ चुके हैं। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। तो जब हमें एक पॉइंट ए दे रखा है और एक पॉइंट बी दे रखा है, और उसने बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस बताइए वी ए माइनस वी बी, इसका मतलब ये है कि वी बी यहाँ से लेके आप क्या कर रहे हो, किसी चार्ज पार्टिकल को, यूनिट चार्ज पार्टिकल को आप लेके आ रहे हो। ठीक है, तो आपने लिखा फाइनल क्या बन गया आपका, वी ए, इनिशियल क्या हो गया, वी बी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो वर्क हुआ बी से आने में, उसको देख लो, वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज बाई क्या कर दोगे, क्यू कर दोगे, समझ रहे हो। तो इस तरीके से, तो वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज बाई क्यू कर दोगे, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस। इसका भी ऐसा यूनिट वोल्ट ही होगा, इसका भी ऐसा यूनिट वोल्ट भी होगा। और वोल्ट को हम डिफाइन भी कर सकते हैं कैसे, है ना, कैसे डिफाइन कर सकते हैं वोल्ट को, 1 वोल्ट को जूल पर कूलम, है ना। अगर 1 जूल वर्क किया जाता है 1 कूलम चार्ज पर, कहाँ से कहाँ तक लाने में, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में, तो उस पॉइंट का पोटेंशियल 1 वोल्ट हो जाएगा, है ना। इफ 1 जूल वर्क इज डन ऑन अ 1 कूलम ऑफ चार्ज टू ब्रिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, देन द पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट इज कॉल्ड 1 वोल्ट। तो ये जो है बच्चे, ये पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब है कि जिस जगह से आप लेके चल रहे हो उसको इनिशियल मानोगे, जहां पे आप लेके आ रहे हो उसको फाइनल मानोगे। तो वी ए माइनस बी वी, यहां से यहां तक लाने में वर्क की वैल्यू बाई अमाउंट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, समझ रहे हो। चलो इसको नोट कर लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं, इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। इफ 20 मिली जूल वर्क इज डन इन मूविंग 100 माइक्रो कूलम चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। कह रहा है कि अगर ए से बी तक किसी चार्ज को हम लेके आते हैं और वर्क की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20 मिली जूल,
यानी हम इसको लिख सकते हैं कि जो मेरा वर्क है वो है 20 मिली जूल, यानी 20 इंटू 10 का पावर माइनस 3 जूल। 1 मिली मतलब 10 टू द पावर माइनस 3। और यहाँ पे जो चार्ज की वैल्यू है, यानी Q, वो है 100 माइक्रो कूलम, यानी 100 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 कूलम। तो यानी हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर माइनस का 4 कूलम। तो मुझे पूछा है कि व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी। तो बी माइनस बी ए है ना, ए से बी तक लेके जा रहे हो ना, तो बी माइनस बी ए, या इसको आप डेल्टा वी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बी माइनस बी ए का डिफरेंस पूछा है ना। डेल्टा भी लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा W बाई क्यू, है ना। तो W बाई क्यू, तो W की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 टू द पावर माइनस 4। यह आ जाएगा 200 क्या वोल्ट, 200 वोल्ट। ये आपका पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया ए बी के बीच में। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। कह रहा है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग 5 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट एट 12 वोल्ट एट 16 वोल्ट। देखो सिंपल सी बात मैं एक बता दूं तुम्हें कि तुमको क्या करेगा, एक फार्मूला जो तुम लिख रहे हो ना, जैसे तुम फार्मूला क्या लिख रहे हो, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू वर्क बाई चार्ज। तुम्हें इसमें टोटल अगर देखा जाए तो 4 इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना। एक बी पॉइंट का पोटेंशियल, एक ए पॉइंट का पोटेंशियल, एक वर्क डन, एक चार्ज। तुम्हें हो सकता है वी बी का मान दे, वर्क डन दे, क्यू दे, वी ए कैलकुलेट करवा ले, या इनका डिफरेंस दे दे, इनका डिफरेंस दे दे और वर्क डन दे दे तो क्यू करवा लेगा, इनका डिफरेंस दे क्यू दे दे तो वर्क डन कैलकुलेट करवा लेगा, अगर वर्क डन दे चार्ज का वैल्यू दे तो ये डिफरेंस कैलकुलेट करवा लेगा। तो बेसिकली इस तरीके से फॉर्मूला है। फॉर्मूला में 2-3 इन्फॉर्मेशन, 3 इन्फॉर्मेशन अगर दिया हुआ है 1 2 3 तो चौथा कैलकुलेट करवा लेगा। अगर डिफरेंस दिया हुआ है तो बस एक और इन्फॉर्मेशन देगा, डिफरेंस देगा और एक और इन्फॉर्मेशन देगा। यहाँ देखो, यहाँ पे दोनों का अलग अलग वैल्यू दिया है, ठीक है, यानी वी बी माइनस वी ए दिया हुआ है एक पॉइंट, है ना। तो तुम्हें क्या दिया, पोटेंशियल का डिफरेंस, ये पॉइंट को ए मान लो और इस पॉइंट को तुम बी मान लो, है ना। और 5 कूलम चार्ज 12 वोल्ट वाली पोटेंशियल से लेके कहाँ गया है भाई, 16 वोल्ट वाली पोटेंशियल तक लेके गया, ठीक है। तो अब तुम्हें देखना है कि वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू वर्क डन बाई क्या कर लोगे, चार्ज। तो वी बी माइनस वी ए, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी वी बी की 16, है ना, 16 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, इसको यहाँ लिखते हैं 16 माइनस 12 वोल्ट हो जाएगा। वर्क डन की वैल्यू दे रखी है क्या, नहीं, निकालना है। क्यू का मान 5, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 वोल्ट इंटू 5, ये वर्क डन आएगा। वर्क डन कैसे यूनिट क्या होगा, जूल, तो 20 जूल आपका वर्क डन आ गया। तो ऐसे बहुत आसान न्यूमेरिकल आते हैं, इजी न्यूमेरिकल आते हैं, और कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। ये थोड़ा सा देखते हैं, बढ़िया है थोड़ा सा। इफ़ अ चार्ज ऑफ 2 कूलम ब्रिंग्स फ्रॉम 10 वोल्ट टू अ पॉइंट, फाइंड द पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट इफ वर्क डन ऑन चार्ज इज 10 जूल। यहाँ पे एक चार्ज है ना, और चार्ज को, है ना, ये चार्ज को लाया जाता है 10 वोल्ट वाली पोटेंशियल से किसी पॉइंट पर, और इस पॉइंट को हम ए नाम दे देते हैं, चलो मान लेते हैं ए नाम दे देते हैं। 10 वोल्ट वाली पोटेंशियल से एक चार्ज लाया जाता है, ठीक है, और चार्ज का वैल्यू कितना दे रखा है 2 कूलम, और इसे तुम 10 वोल्ट वाली पोटेंशियल से किसी पॉइंट ए पर लेके जाते हो। तो तुमसे पूछा है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, वर्क डन देगा, बिल्कुल देगा। वर्क डन की वैल्यू 10 जूल है। देखो पहला इन्फॉर्मेशन ये 10 वोल्ट हो गया, दूसरा, तीसरा, तो इसका मतलब चौथा इन्फॉर्मेशन निकालना है, ये वी ए वी बी में से ही कोई पूछा है तुमसे। तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे वी, इसको मान लो बी, वी ए निकालना है माइनस वी बी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, वर्क बाई चार्ज। तो वी ए का मान कितना हो जाएगा, नहीं पता, वी बी का मान 10 वोल्ट, बी से लेके आ रहे हो ना, फाइनल क्या है, फाइनल तो ए होगा ना, तो एक फाइनल को पहले लिखेंगे, और कितना हो जाएगा वी बी 10 वोल्ट, वर्क बराबर कितना हो जाएगा, वर्क जो है 10 और चार्ज की वैल्यू 2, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो वी ए का मान आ जाएगा 15 वोल्ट, यानी इस पॉइंट की जो पोटेंशियल होगी जहाँ पे लेके चार्ज को जा रहा है वो 15 वोल्ट होगी। तो बेसिकली बच्चे तुम यहाँ क्या सोच रहे हो, यहाँ क्या देख रहे हो कि जो पोटेंशियल का फॉर्मूला है वो उसमें वर्क बाई चार्ज करके आ रहा है, ठीक है ना। यानी पोटेंशियल अगर किसी चीज़ का पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वर्क अगर बढ़ेगा ना तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। यानी किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर हमें ज़्यादा दूरी तक भेजना है, ठीक है ना, तो ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। यानी 2 पॉइंट जिनके बीच में सेपरेशन ज़्यादा हो,
यानी वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, यानी उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़्यादा रखना पड़ेगा। समझ रहे हो? चलो अब हम बात करने वाले हैं बेसिकली ओम्स लॉ के ऊपर। तो बच्चों अब हम यहाँ देखेंगे करेंट और पोटेंशियल डिफरेंस के रिलेशन को। तो जॉर्ज साइमन ओम ने कहा कि जो करेंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। क्या मतलब है इस बात का, आइए यहाँ समझते हैं। तो जॉर्ज साइमन ओम ने कहा कि अगर एक वायर है और इस वायर का दो एंड पॉइंट है AB, अगर आप इस वायर के एंड पॉइंट यानी इस वायर के क्रॉस अगर आप V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो, क्या अप्लाई करते हो, V पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप अप्लाई करते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस का अगर 2 टाइम्स करोगे, यानी अगर पोटेंशियल डिफरेंस को 2 बार 2 गुना बढ़ाओगे तो करंट अपने आप 2 गुना बढ़ जाएगा, करंट की वैल्यू 2I हो जाएगी। यानी कहने का मतलब ये हुआ बच्चे कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इसको ओम्स ने स्टेटमेंट में कैसे बताया, आइए समझते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 एंड ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। यहां पर बच्चे एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर क्यों कहा गया? देखिए ओम्स लॉ तभी एप्लीकेबल है जब सारी की सारी फिजिकल कंडीशन क्या हो, कांस्टेंट हो, वो नहीं बदले। वायर के लिए जो भी फिजिकल कंडीशन है जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, जो भी फिजिकल कंडीशन है वो चेंज नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर की वैल्यू नहीं चेंज होनी चाहिए करंट फ्लोइंग के दौरान। तो इसी को ओम्स ने कहा कि किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर वायर में भी पोटेंशियल पे I करंट अगर फ्लो कर रहा है तो 2V पे कितना करेगा 2I, 4V पे कितना करेगा 4I, V/2 पोटेंशियल कर देंगे तो I/2 हो जाएगा। समझ रहे हो? तो जिस तरीके से तुम पोटेंशियल में क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, उसी तरह से करंट में भी उतना टाइम्स चेंज हो जाएगा। इसके बाद हमने बात किया कि मैथमेटिकली अगर हम इसको लिखें तो कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे समझो। तो मैथमेटिकली इसको अगर हम लिखें तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी करंट जो है क्या है, V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे अगर आप कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की बात करोगे तो R है, R जो है यहाँ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, पर ये साधारण R नहीं है। ये जो R है ये रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस है। यहाँ पे R की वैल्यू तुम लिखोगे V/I, ठीक है। और ये R जो है टेम्परेचर के साथ चेंज हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे R जो है जब R रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा तो करंट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो R को जो है ना आपको कांस्टेंट रखना है ना, R जो है ये कांस्टेंट रहता है लेकिन एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट रहनी चाहिए। यहाँ से R को तुमने V/I लिखा, इसको ऐसे तुम इसका SI यूनिट अगर लिखोगे रेजिस्टेंस का तो SI यूनिट क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस का, वोल्ट अपॉन I का क्या हो जाएगा, एम्पियर। तो बच्चे इसको तुम लिखोगे वोल्ट को V/A यानी VA की पावर -1। ये SI यूनिट रेजिस्टेंस का ओम रखा गया, ओम के सम्मान में SI यूनिट क्या रखा गया, ओम। इसको हम पढ़ते हैं OHM, ओम, है ना, इसको ऐसे लिखते हैं। और जो रेजिस्टेंस का डेराइव यूनिट है यानी ओम, 1 ओम की जो वैल्यू है, 1 ओम की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, VA की पावर -1, या इसको ऐसे लिख दें क्या, V/A। तो बच्चे वोल्टेज बाई एम्पियर। तो बच्चे अगर हम 1 ओम को डिफाइन करें, शुरू से हम डिफाइन करते आ रहे हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं। 1 ओम को डिफाइन करें तो कैसे करेंगे, है ना, कि इफ क्या बोल सकते हैं, किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम है ना, यानी इफ रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम इफ 1 एम्पियर इज करंट फ्लोइंग थ्रू इट अक्रॉस 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, यानी 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस अगर उससे 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है तो उस रेजिस्टेंस का, तो इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 1 ओम होगा। अब बच्चे हम बात कर रहे हैं बेसिकली, है ना, V और I के बीच में ग्राफ के ऊपर, ठीक है, V और I के बीच में ग्राफ के ऊपर, यानी पोटेंशियल एंड क्या करंट के बीच में ग्राफ के ऊपर। तो जो पोटेंशियल और करंट के बीच में ग्राफ होता है आपको याद रखना है क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, या I और V के बीच का भी ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन होता है बच्चे, क्योंकि करंट और पोटेंशियल दोनों क्या करती हैं, लीनियर डिपेंड करती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिए, अगर करंट की वैल्यू 2 है और मान लो पोटेंशियल की वैल्यू 5 है, तो अगर करंट की वैल्यू 4 होगी तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा 10, अगर करंट की वैल्यू 8 होगी तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा 20। तो बेसिकली बच्चे है क्या
कि लीनियर डिपेंडेंसी इश्यू को कहते हैं, है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात यही होती है कि अगर करंट की वैल्यू में अगर 2 टाइम्स इंक्रीमेंट कर रहे हो, पोटेंशियल अपने आप 2 बार बढ़ जाएगा। अगर पोटेंशियल को 2 गुना कर रहे हो तो करंट बढ़ जाएगा। उसी तरह से इसमें, लेकिन इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, किसके बारे में? स्लोप के बारे में, ठीक है। जो वी आई ग्राफ का स्लोप है वो क्या देता है बच्चे? रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है V बाई आई, यानी वोल्टेज बाई क्या? करंट, ये रेजिस्टेंस होता है। लेकिन आई वी ग्राफ का जो स्लोप होगा, इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, ये स्लोप होता है 1 बाई आर, ठीक है, और ये होता है I बाई वी। और 1 बाई आर को हम कहते हैं बच्चे कंडक्टेंस। क्या कहते हैं? कंडक्टेंस, ठीक है, कंडक्टेंस कहते हैं। और यहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। अब लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को तो आपने देखा कि करंट में आप क्या कर रहे हो, जितने टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हो वोल्टेज में उतना टाइम मल्टीप्लाई हो जा रहा है, यानी करंट जिस तरीके से इंक्रीज हो रही है, जिस तरीके से बढ़ रही है, उस तरह से क्या हो रहा है? वोल्टेज भी बढ़ रहा है। तो लिमिटेशन क्या है ओम्स लॉ का? तो ओनली सर्टेन सब्सटेंसेस जो थी, लाइक मेटल्स और अलवाय, मेटल्स जिसका वायर हम बनाते हैं, और अलवाय, वही क्या करती हैं? ओम्स लॉ को ओबे करती हैं। इसीलिए हम उनको ओमिक सब्सटेंस या ओमिक रजिस्टर कहते हैं। और रजिस्टर तो मैं यहाँ नहीं लिखा हूँ, पर मैं आपको समझा देता हूँ कि रजिस्टर किस चीज़ को कहते हैं। जैसे रजिस्टर का साइन ये होता है, ठीक है। अब ये रजिस्टर क्यों होगा? क्योंकि देखो, रजिस्टर एक ऐसा तुम समझ सकते हो, कंडक्टर कह सकते हो, है ना, जो कि करंट को फ्लो होने देता है ना, करंट को फ्लो होने देता है, पर पूरी तरह से नहीं, करंट को पूरी तरह से फ्लो होने नहीं देता है, करंट को रोकता भी है, रेसिस्ट भी करता है ना, यानी इन अ फिक्स अमाउंट, रजिस्टर फ्लो अ करंट इन अ फिक्स अमाउंट, है ना, इस तरह से। अब हमने कहा कि जो ओमिक सब्सटेंस हैं वो हैं क्या? मेटल्स और सम अलॉयज। सारे सब्सटेंस ओमिक नहीं हैं, ठीक है। जैसे CFL बॉल, LED बॉल, ट्रांजिस्टर डू नॉट ओबे द ओम्स लॉ। ये सारी चीज़ें ओम्स लॉ को ओबे नहीं करती हैं। कुछ सर्टेन मेटल्स और अलवाइज ही क्या करती हैं? ओम्स लॉ को ओबे करती हैं। हर मेटल, हर अलवाई ओबे नहीं करेगा। दिस लॉ इज अप्लीकेबल व्हेन ऑल फिजिकल कंडीशंस आर कांस्टेंट, यानी टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब की वैल्यू अगर कांस्टेंट नहीं रहेगी तो ओम्स लॉ ओबे नहीं होगा बच्चे, ठीक है। तो इसके बाद आता है ओम्स लॉ के कुछ न्यूमेरिकल्स, उन्हें हम करते हैं। ओम्स लॉ पे बेसिस न्यूमेरिकल देखते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल है अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दे रखा है, इज मेंटेन्ड अक्रॉस अ नाइक्रोम वायर, अ करंट ऑफ 0.75 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट थ्रू द वायर, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम वायर। देखो ऐसा कुछ नाइक्रोम वायर होगा, ठीक है, और इसके क्रॉस कितने वोल्ट की पोटेंशियल लगा रखा है? वो 3 वोल्ट की पोटेंशियल लगा रखा है। ये 3 वोल्ट की पोटेंशियल है, और करंट की वैल्यू कितनी दे रखी है? आई की वैल्यू दे रखी है 0.75 एम्पियर। कोई दिक्कत नहीं। तो तुमसे पूछा है कि इसका रेजिस्टेंस निकालो, बहुत आसान, ठीक है। ये वोल्टेज दे रखा है, आई दे रखा है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? V बाई आई होती है। V का मान क्या रख दोगे? 3, आई का मान क्या रख दोगे? 0.75, कितना आ जाएगा? 300/75, कितना बार में चला जाएगा? 4 बार में। 4 ओम क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो इस नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस बहुत सिंपल था निकालना, ठीक है, इस तरीके से आएगा क्वेश्चन। समझ रहे हो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। हाउ मच करेंट विल अ टॉर्च बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 3 वोल्ट बैटरी इफ रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1.2 ओम। तो करंट की वैल्यू तुमसे दे रखा है, पूछा है, और तुम्हें वोल्टेज कितना दे रखा है? 3 वोल्ट दे रखा है। ये तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। और करंट की वैल्यू कितनी दे रखी है? नहीं पता। और रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? 1.2 ओम। तो तुम लिखोगे बाई ओम्स लॉ हम जानते हैं क्या, कि जो आई होगा वो होगा V बाई आर। हाँ, तो आई की वैल्यू हो जाएगी V कितना हो जाएगा? 3, आर की वैल्यू हो जाएगी 1.2, तो 30/12 कितना हो जाएगा? ये 30/12 हो जाएगा 2.5 ओम, सॉरी 2.5 एम्पियर। तो क्या तुमने करंट का वैल्यू निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया? बहुत आसान है। 3 वोल्ट दे रखा है, रेजिस्टेंस का मान दे रखा है 1.2 ओम, आराम से निकाल लोगे। यहाँ समझते हैं, ये थोड़ा सा जो है ठीक क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज ए करेंट ऑफ 0.4 एम्पियर। बताओ करंट की वैल्यू यहाँ दे रखी है, ये करंट तुम्हें मिल गया। इट कनेक्टेड टू अ 200 वोल्ट सप्लाई, पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया भाई। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द हीट एलिमेंट। तो हीट एलिमेंट का रेजिस्टेंस तुम निकाल लोगे। रेजिस्टेंस बराबर लिखोगे V बाई आई। V का मान बोलो कितना है? बताओ 200 वोल्ट। और I का मान कितना है बच्चे? है ना 0.4। तो आंसर कितना आ जाएगा? 2000/4 यानी 500 ओम। इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ हीट एलिमेंट।
अब तुमसे पूछा है कि व्हाट करंट वुड द आयरन ड्रॉ व्हेन इट इज कनेक्टेड टू 240 वोल्ट सप्लाई। जब इसको तुम 240 वोल्ट के सप्लाई से ज्वाइन करोगे तो कितना करंट मतलब जो है हीट एलिमेंट ड्रॉ करेगा। तो सोचो आई का मान लिखोगे, है ना, जब इसको तुम ज्वाइन करोगे। नाउ अब वी का मान कितना रख दिया उसने, 240 वोल्ट, ठीक है, और बी का मान 240 वोल्ट रख दिया, और उसको आर का मान क्या होगा, आर का मान चेंज नहीं होगा क्योंकि हीट एलिमेंट बदला नहीं है, वही है। तो 500 वोल्ट 500 ओम जो है ये हमारा आर का मान हो गया, ठीक है। यहाँ से तुम क्या करोगे, आई का मान निकाल लोगे, वी बाई आर यानी 240 बाई 500 ओम। तो इससे कितना आंसर आएगा तुम्हारा, 24/50 आएगा। और इसको तुम क्या लिखोगे, 12/25 हो गया, 12/25, और इसको तुम सॉल्व कर दो तो कितना आ जाएगा, 0.48 एम्पियर। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो इस तरह के एक छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं कि वोल्टेज को बोलेगा दुगुना कर दिए तो करंट भी दुगुना हो जाएगा, वोल्टेज को बोलेगा आधा कर दिए तो करंट भी आधा हो जाएगा। अब बेसिकली हम बात करने वाले बच्चे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के ऊपर। तो हम बच्चों बात करने वाले हैं ऐसे फैक्टर्स की जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करते हैं। तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है। अगर कंडक्टर का लेंथ बढ़ा दीजिएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। जैसे अगर कंडक्टर की लेंथ को आपने 2 गुना कर दिया, रेजिस्टेंस 2 गुना, कंडक्टर की लेंथ को आपने आधा कर दिया, रेजिस्टेंस आधा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलता है। रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया को आपने क्या कर दिया, हाफ, रेजिस्टेंस हो जाएगा 2 टाइम्स। एरिया को कर दिया आपने क्या, मतलब एरिया को कर दिया हाफ, रेजिस्टेंस हो जाएगा 2 टाइम्स। एरिया को कर दिया 2 गुना, रेजिस्टेंस हो जाएगा कितना, हाफ। तो बेसिकली ये कैसे काम करता है इसको समझते हैं। जैसे देखिए आर जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि कोई भी कंडक्टर है उसका क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर सर्कल के फॉर्म में होगा। तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हम ये भी कह सकते हैं, है ना। यानी अगर रेडियस जो है, इफ रेडियस को तुम क्या कर रहे हो, इज डबल्ड, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, रेजिस्टेंस बिकम्स 1/4 टाइम। अगर तुम इसको डबल करोगे तो 1/4 टाइम। इफ एरिया को तुम क्या करते हो, डबल करते हो, एरिया को डबल करते हो तो इट बिकम्स 1/2 टाइम्स। लेकिन रेडियस जो है, रेडियस के स्क्वायर की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो रेडियस के स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेडियस को तुम डबल करते हो तो ये 1/4 टाइम्स हो जाएगा। इसको आप डायमीटर में भी चेंज कर सकते हो। देखो कैसे, अगर डायमीटर में चेंज करना है तो ये क्या कर दोगे, यहाँ पे d/2 का लिख दोगे क्या, होल स्क्वायर। इसको तुम लिखोगे r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, ये 4 ऊपर चला जाएगा और ये d का स्क्वायर आएगा। ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी में भेज दो तो r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर। ये भी वही चीज़ है। डायमीटर को अगर तुम डबल करोगे रेजिस्टेंस 1/4 टाइम्स, डायमीटर को ट्रिपल करोगे रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/9 टाइम्स। डायमीटर को हाफ करोगे, डायमीटर को क्या करोगे, हाफ, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स। समझ रहे हो, इस तरीके से रेजिस्टेंस हम लोग क्या करते हैं, है ना, डायमीटर के साथ रिलेशन, रेडियस के साथ रिलेशन हम लोग दिखाते हैं। अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है सॉरी, कि रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन मेटल का रेजिस्टेंस बढ़ता है। समझ रहे हो, मेटल में क्या होता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे इलेक्ट्रॉन का वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कोलिजन बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन वहीं अगर सेमीकंडक्टर में बात करें, है ना, तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ क्या होता है, कम होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स अच्छे से फ्लो करने लगेंगे उसमें, ठीक है, उनका रेजिस्टेंस घटता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द, है ना, क्या सब्सटेंस टू सब्सटेंस, यानी सेमीकंडक्टर होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, टेम्परेचर के साथ घट जाएगा। और रेजिस्टेंस टेम्परेचर का के साथ क्या होता है, एक रिलेशन होता है उनका, ये हमने समझ लिया। रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। और एक याद रखें कि नेचर ऑफ मटेरियल को हम इलेक्ट्रिसिटी में रो से डिनोट करते हैं, RHO, रो, RHO, रो। तो ये जो होता है ये क्या होता है, तो बच्चे ये जो है नेचर ऑफ मटेरियल होता है। और बेसिकली ये डिफरेंट सब्सटेंस के लिए रो की वैल्यू डिफरेंट होती है। जैसे सिल्वर के लिए रो की वैल्यू कुछ अलग होती है, सिल्वर के लिए रो की वैल्यू बहुत कम होती है ना। सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, इन सब के लिए रो की वैल्यू अलग अलग होती है, ठीक है। और रो को बेसिकली हम रेजिस्टिविटी कहते हैं, बाद में आपको मैं पढ़ाऊंगा। रो को हम लोग रेजिस्टिविटी कहते हैं, बाद में इसको हम लोग देखेंगे। तो आइए, तो इस रो पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली हमारे पास कितने फैक्टर हो गए, 1, 2, 3, 4, टोटल 4 फैक्टर्स हैं जिस पे रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है।
तो बेसिकली R इज इक्वल टू रो L बाई ए हम कर सकते हैं। तो रो की वैल्यू हमने लिख दिया, रो जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, लेकिन यहाँ पे हम इसको रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। और लेंथ के देखिए, लेंथ के रेजिस्टेंस यहाँ पे ऊपर है, लेंथ भी ऊपर है, यानी लेंथ के प्रोपोर्शनल, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ से रो की वैल्यू अगर आप निकालोगे रेजिस्टिविटी की वैल्यू, तो R इंटू ए बाई एल कर सकते हो, ठीक है, R इंटू ए बाई एल कर सकते हो, तो ये रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये रेजिस्टिविटी क्या चीज़ है बच्चे, इसको हम यहाँ समझेंगे कि सबसे पहले बात करेंगे रेजिस्टिविटी। इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी एक सब्सटेंस है बच्चे, जैसे मान लो कि इस सब्सटेंस को हमने कॉपर मान लिया, कोई भी मान सकते हैं, लेकिन इसका अगर एरिया की वैल्यू, अगर एरिया की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, यानी यूनिट होना चाहिए, और लेंथ 1 मीटर हो, तो इसके रेजिस्टेंस को, है ना, जिसका यूनिट लेंथ हो और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो, तो उसके रेजिस्टेंस को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी को हम लोग रो से डिनोट करेंगे। यानी बेसिकली इस रो की वैल्यू अगर आपको निकालनी है, इस रो की वैल्यू निकालनी है, तो एरिया की वैल्यू आप क्या कर दो, 1 कर दो, और लेंथ की भी वैल्यू क्या कर दो, 1 कर दो। तो यानी रेजिस्टेंस ऐसे सब्सटेंस का किसी भी सब्सटेंस का जिसका यूनिट ऑफ एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ जो है, इन दोनों का वैल्यू कितना हो, 1 हो जाए, तो रो का मान किसके बराबर हो जाएगा, R के बराबर हो जाएगा। अब ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी की हम बात करें, रेजिस्टेंस का तो आपको पता ही है ओम। तो अगर रेजिस्टिविटी की बात करें तो हम लोग क्या करेंगे ऐसा यूनिट के बारे में, देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट, रो का अगर ऐसा यूनिट निकाले तो हम लिखेंगे रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम होगा, एरिया का ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर होगा, और नीचे हम लोग मीटर लगा देंगे। तो बेसिकली ओम मीटर हमारा क्या हो जाएगा, ये ऐसा यूनिट हो जाएगा किसका, रेजिस्टिविटी का, ठीक है। और रेजिस्टिविटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है, तो ये लेंथ पे डिपेंड नहीं करती बच्चे, क्योंकि ये नेचर ऑफ मटेरियल है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड नहीं करती, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करती है बच्चे। एक नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, जैसे मटेरियल टू मटेरियल वेरी करेगी ये, जैसे सिल्वर का अलग होगा, है ना, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगी। और दूसरा डिपेंड करेगी टेम्परेचर पे, टेम्परेचर के साथ ये वेरी करेगी, ठीक है। तो हमने क्या किया है यहाँ पे, है ना, बहुत सारे जैसे कि सब्सटेंसेस का रेजिस्टिविटी मैंने यहाँ पे दिया है, आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो अब बच्चे इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे, जिसमें हम लोग रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर करेंगे। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। पहले क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं, अ वायर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 6 ओम है। हाउ विल इट्स रेजिस्टेंस चेंज, इसका रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा अगर इसका लेंथ डबल कर दिया जाए, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया डबल कर दिया जाए, रेडियस का ऑफ वायर डबल कर दिया जाए। तो बच्चे ये जब हमने आपको पढ़ाया था रेजिस्टेंस किस तरह से डिपेंड करता है, तो उससे करके हम आसानी से बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने लिखा था कि रेजिस्टेंस, जब यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है। तो अगर लेंथ को डबल कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, लेंथ को डबल कर रहे हो, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो लेट द न्यू रेजिस्टेंस को आप R' मान लो, ठीक है। R' की वैल्यू जो होगी, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी, R' की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू K इंटू L' ले लो। यहाँ K क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और यहाँ से R की जो वैल्यू होगी K इंटू L, पुरानी रेजिस्टेंस, ठीक है। इसके बाद इन दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करने से क्या आएगा, R' अपॉन R की जो वैल्यू आएगी वो L' क्या आएगा, L' अपॉन L के इक्वल आएगा, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लिया था, ठीक है। नहीं तो आपको सीधे याद रखना है कि रेजिस्टेंस, नए वाले रेजिस्टेंस का रेशियो बटे पुराने वाले रेजिस्टेंस का रेशियो की वैल्यू होगी नया वाला लेंथ बटा पुराना वाला लेंथ। तो नए वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू हमसे पूछा है, पुराना वाला रेजिस्टेंस इतना है, L' का मान कितना है, उसने बोला कि नया वाला जो लेंथ है वो 2 इंटू L हो जा रहा है, दोगुना कर दिया जा रहा है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू L। अब बाई कितना हो जाएगा, L, बाई कितना हो जाएगा, L, तो ये कैंसिल हो जाएगा L से L, और यहाँ पे R' की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 2 जा 12 ओम हो जाएगा। कोई दिक्कत, देखो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो नया रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। अब क्या कह रहा है कि जब मैंने क्या कर दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल कर दिया, क्या कर दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल कर दिया, तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकते हैं, एरिया, ये होता है। तो R' जो अगर हम लिखेंगे, जो मेरा एरिया है, नया एरिया, वो 2 इंटू एरिया है ना, A' की जो वैल्यू होगी 2 इंटू पुराने एरिया की क्या हो जाएगी, मतलब पुराने एरिया में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नया वाला एरिया आ जाएगा, यानी ये हो गया। तो R' की वैल्यू जब हम लिखेंगे तो ये कितना आएगा, 1/a। तो मैं इसमें K मान नहीं रहा हूँ बेसिकली, ये देखिए 1/a आएगा, सॉरी,
इसमें के मान नहीं रहा हूँ, लेकिन जब इन्वर्स रिलेशन होता है ना तो आर डैश बाई आर की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी ए बाई ए डैश। इन्वर्स रिलेशन में क्या होगा कि ये नीचे हो जाएगा, ये करके आप देख सकते हो ऐसे। तो आर डैश की वैल्यू कितनी है नहीं पता, आर की वैल्यू 6, एरिया की वैल्यू कितनी है ए, और ए डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2a। तो यहाँ से आप आर डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर पाओगे 3 ओम, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं बच्चे, है ना, किसके ऊपर, इसी में जो थर्ड पार्ट है, इसी क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है उसको देखते हैं। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि जब वायर का रेडियस डबल कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, जब वायर का रेडियस डबल कर दिया जाए तो आर की जो वैल्यू है आर डैश की 2 इंटू आर कर दिया जाए, ठीक है। तो मैंने आपको एक चीज़ समझाया था कि जो आर है इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पाई आर स्क्वायर, ये मैंने समझाया था। तो बेसिकली हम यहाँ ये लिख सकते हैं बच्चे, आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है, यानी इसको स्मॉल आर ले लो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, स्मॉल आर, इसको स्मॉल आर ले लो, ठीक है, आर डैश की वैल्यू 2 इंटू आर हो जाएगी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पाई आर स्क्वायर, और ये हम लिख सकते हैं आर का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कि आर डैश जो है 1 बाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आर डैश जो है 1 बाई आर डैश का होल स्क्वायर, ठीक है, रेडियस का होल स्क्वायर। यहाँ से आर बाई आर डैश को आप लिख सकते हो, ये भी इन्वर्स रिलेशन में है। देखो जब इन्वर्स रिलेशन में चीज़ें दे रखी हैं तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे आर बाई आर डैश, तो आर डैश का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और आर का स्क्वायर नीचे आ जाएगा। अब आर डैश का मान तुम्हें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये 2 टाइम्स आर हो गया है, 2 टाइम्स आर हो गया है। तो यहाँ से क्या करोगे, तुम रखोगे आर बाई आर डैश इज इक्वल टू, है ना, नया वाला रेजिस्टेंस नीचे है, पुराना वाला रेजिस्टेंस बाई न्यू रेजिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा, न्यू रेडियस का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, आर बाई आर डैश की जो वैल्यू आएगी वो आएगी तुम्हारी 4r स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से हम लोग निकाल पाएंगे r की वैल्यू जो होगी, है ना, 4r डैश हो जाएगी, यानी r बाई 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r डैश हो जाएगा। तो r का मान कितना दिया है 6, r का मान कितना दिया है 6, तो 6 बाई 4 यानी r डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 बाई 4, यानी r डैश की वैल्यू आपकी आएगी नए वाले रेजिस्टेंस की कितनी, है ना, 3/2 यानी 1.5 ओम, ठीक है बच्चे, ये क्लियर है। तो बेसिकली क्या हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया लेकिन आप इसको नोट कर सकते हैं, दिख रहा होगा आपको। तो बेसिकली ये देख लीजिए कि जैसे किस तरीके से रेजिस्टेंस में लेंथ में अगर चेंजिंग मैंने किया है, लेंथ को डबल किया है, तो एग्जाम में बनाने का क्या तरीका है, इसी तरीके से आप बनाइएगा, ठीक है। लेकिन आप इसका आंसर एकदम ओरल दे सकते हैं बच्चे कि कैसे लेंथ अगर डबल किया तो रेजिस्टेंस डबल, एरिया डबल किया, एरिया को डबल किया तो रेजिस्टेंस हाफ, रेडियस को उसने क्या किया डबल किया, रेडियस को डबल किया तो रेजिस्टेंस 1/4 टाइम्स हो गया। अगर 6/4 करोगे ना तो सीधे आंसर 1.5 आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या कर दोगे 6/3, 6/2 कर दोगे, हाफ कर दिया। इसमें क्या करोगे 6 का 12 कर दोगे, क्योंकि 2 टाइम्स कर रहा है लेंथ को। तो बेसिकली बच्चे इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये पहला न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं, थोड़ा सा ये मिटाना पड़ेगा, है ना, इसको आप नोट कर लेना, क्योंकि ये हमने इसको साफ कर दिया। चलो यहाँ पे इसको कर लेंगे, स्पेस चाहिए मेरे को। आइए जो क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं, 2 वायर हैं ए बी हैव सेम मटेरियल। तो एक बात बता दूं मैं आपको, जब सेम मटेरियल बोलेगा तो इनका रो का वैल्यू जो होता है ना बच्चे वो सेम हो जाता है। तो यानी मैंने लिख दिया, यहाँ पे करते हैं इसको, 2 वायर हैं ए बी, एक ए है और एक वायर बी है, तो रो ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो गया रो ऑफ बी। ये पहला हमको रिलेशन दे दिया। उसने बोला कि दिन का लेंथ का रेशियो क्या है 1:2 है, तो लेंथ ए रेशियो लेंथ बी 1:2, 1:2 ये हमको दे दिया। और उसने बोला कि जो उनके एरिया का रेशियो है, क्रॉस सेक्शन एरिया का, एरिया ऑफ ए रेशियो एरिया ऑफ बी, ये कितना दे दिया 2:3। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए का मान दिया है 12 ओम, ठीक है, आर ए का मान दिया है मेरे को 12 ओम, और हमसे पूछा है आर बी का मान क्या होगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, देखते हैं थोड़ा सा, जब आर ए बाई आर बी का हम रेशियो निकालेंगे तो हमारा जो फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का उससे हम लगाएंगे रो एल ए बाई, है ना, एरिया ए डिवाइडेड बाई, हम क्या करेंगे यहाँ पे डिवाइडेड बाई रो, ये रो ए लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे रो बी एल बी बाई एरिया ऑफ बी। ये मैंने आर ए का फार्मूला ये पूरा लगाया है, और इसे मैंने आर बी का फार्मूला मैंने पूरा लगाया है। ये जो है मेरा आर बी का फार्मूला है, रेजिस्टेंस बी का रेजिस्टेंस, बी वायर का रेजिस्टेंस हमने लिखा है। अब इसको हम अगर सॉल्व करेंगे बच्चे तो ये मेरा आएगा रो ए एल ए बाई एरिया ऑफ ए मल्टीप्लाई एरिया ऑफ बी ऊपर चला जाएगा
बाई ये कितना आ जाएगा, रो बी आ जाएगा नीचे, ठीक है, और एल बी आ जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ी तरह से हम रीअरेंज कर लेंगे बच्चे, ये रो ए रो बी कट जाएगा क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है। यहाँ से हम निकाल लेंगे बच्चे कितना, एल ए बाई एल बी, एल ए बाई एल बी इज इक्वल मल्टीप्लाई एरिया ऑफ बी अपॉन एरिया ऑफ ए, ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ बी अपॉन एरिया ऑफ ए, ये मेरा क्या आ जाएगा, आर ए बाई आर बी का रेशियो आ जाएगा। एल ए का मान कितना दिया अपने को, एल ए का मान जो है लेंथ ए का मान, और अपन लेंथ बी का मान दिया है अपने को 1/2। एरिया ऑफ बी अपॉन एरिया ऑफ ए का वैल्यू हमको दे रखा है, देखिए एरिया ऑफ बी अपॉन एरिया ऑफ ए चाहिए, हमने लिखा है एरिया ऑफ ए बाई एरिया ऑफ बी 2/3। मुझे चाहिए क्या, एरिया ऑफ बी बाई एरिया ऑफ ए, तो इसको हम कैसे ले लेंगे 3/2, यहाँ पे 3/2 कर लेंगे, और ये जो आंसर आएगा ये किसका आएगा, आर ऑफ ए बाई आर ऑफ बी का आएगा। मुझे आर ऑफ ए का मान दे रखा है 12 ओम, यहाँ पे हम 12 रख देंगे, 12/RB इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3/4। तो ये हम क्या कर लेंगे, RB की जब वैल्यू निकालेंगे तो लिखेंगे 12 × 4/3, 12 × 4/3 यानी 4 जा कितना आ गया 16 ओम। तो ये हमारा आंसर हो गया, RB का रेजिस्टेंस हमसे पूछा था और RB का रेजिस्टेंस कितना आ गया है 16 ओम। कोई दिक्कत इसमें नहीं, आगे बढ़ते हैं। जो हमारा थर्ड न्यूमेरिकल है इसे हम सॉल्व करते हैं, है ना। थर्ड न्यूमेरिकल ये है हमारा, है इसे सॉल्व करते हैं। अ वायर ऑफ रेडियस 0.42 mm एंड रजिस्टिविटी की वैल्यू इतनी है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ वायर नीड टू रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम। कह रहा है कि एक वायर है जिसका रेडियस का मान दिया हुआ है, इसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू भी हमें दे रखी है, हमें इस वायर का रेजिस्टेंस निकालना है, रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है तो उसका लेंथ कितना होगा, ठीक है। जैसे हमारे पास एक वायर है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम बात कर रहे थे क्या कि एक वायर है मेरे पास और उसका रेडियस दे रखा है, ये वायर मैं बना देता हूँ और इसका रेडियस दे रखा है, रेडियस का मान क्या दे रखा है बच्चे 0.42 mm। मैं आपको बता दूं कि 0.42 mm को आप क्या करो, आप जो है ना सेंटीमीटर में चेंज कर लो, mm को सेंटीमीटर में चेंज करने का क्या तरीका है ना। तो आप सीधे क्या करोगे 0.42 है ना मल्टीप्लाई mm से सेंटीमीटर में चेंज करने का तरीका 10 की पावर -1 कर दो, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा टोटल 4.2 × 10 का पावर -2 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। 4.2 × 10 का पावर -2 सेंटीमीटर आ जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए अब यहाँ पे बात करने वाले हैं कि इसका रेडियस का मान हमें दिया है, इसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू रो की वैल्यू दे रखी है 44 10⁻8 ओम मीटर, ठीक है। ये हमारा रेजिस्टिविटी का वैल्यू दे दिया, तो इसका जो है क्या दिया रेडियस का मान, रेजिस्टिविटी का मान हो गया, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर रेजिस्टेंस अगर कितना है 15 ओम है तो कितना लेंथ चाहिए, ये वायर एक रखा हुआ है, अगर इस वायर का रेजिस्टेंस मुझे 15 ओम करना है तो कितना लेंथ मुझे चाहिए। तो देखिए मैं अब फार्मूला लगाऊंगा, रेजिस्टेंस बराबर ρL/A, यहाँ से मैं लिखूंगा क्या रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन रो इज इक्वल टू L, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम फार्मूला अगर पुट करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू 15, एरिया की वैल्यू कितनी कर देंगे πr², पाई की वैल्यू 22/7, आर का मान कितना रख देंगे 4.2 × 4.2 4.2 × 4.2 क्या कर देंगे हम, और 10 का पावर -4 r², πr², बाई कितना कर देंगे, बाई हम रेजिस्टिविटी कर देंगे, रेजिस्टिविटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 44 × 10⁻8, ये हो जाएगा रेजिस्टिविटी की वैल्यू। तो यहाँ से हमें लेंथ का वैल्यू पता चलेगा और लेंथ का वैल्यू किस में आएगा सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। ρL/A, यहाँ से R × A/ρ कर देंगे। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करिएगा तो इसका जो आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि इसको आप कैलकुलेशन करिएगा है ना, बिल्कुल सही है। तो 4.2 × 10 का पावर -4, ठीक है। बेसिकली अगर आप इसको मीटर में लिखो तो मीटर में कुछ अलग आंसर आएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है ना, आप इसको सेंटीमीटर में ही बना करके तब मीटर में चेंज कर लेना। इसका आंसर आएगा 18.9 ये आएगा 1890 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। और मीटर में चेंज करोगे तो कितना आएगा 18.90 मीटर आएगा। कमेंट में मैसेज करके आप हमें बताइएगा कि आपका ये आंसर निकल पाया है या नहीं निकल पाया है, ठीक है। तो फिर मैं आपको समझाऊंगा।
आगे बात करते हैं कि एक एल्युमिनियम वायर है जिसका लेंथ 2 मीटर है एंड क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है इतना, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर दिया इतना, रेजिस्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम। वेरी सिंपल क्वेश्चन। एल्युमिनियम जो दिया है ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आप करिएगा, इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा हमें कितना आ रहा है। जैसे कि एल्युमिनियम, मैं आपको समझा देता हूँ, ये एक एल्युमिनियम वायर है जिसका लेंथ दिया हुआ है, तो लेंथ ऑफ एल्युमिनियम वायर कितना दे रखा है मेरे को, लेंथ ऑफ एल्युमिनियम वायर मेरे को दे रखा है 2 मीटर, ठीक है। इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है कितना है 1.8 इंटू 10 का पावर माइनस का 6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो 0.33 ओम दे रखा है, ठीक है। तो हमें पूछा है रेजिस्टिविटी कितनी होगी, रो की वैल्यू पूछा है, तो आप फॉर्मूला लगाना आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, यहाँ पे रो की वैल्यू लिखना आर इंटू ए बाई एल, यहाँ पे सारी वैल्यू डाल देना, आर की वैल्यू डाल देना 0.33 ओम, एरिया की वैल्यू डाल देना और लेंथ की वैल्यू डाल देना, ठीक है। सब यूनिट में है, सब अपने ऐसा यूनिट में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से तुम निकालना किसकी वैल्यू, रेजिस्टिविटी की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम बात करने वाले हैं बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर, यहाँ तक क्लियर हो गया। एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो बच्चों हम यहाँ बात करने वाले हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन। तो आइए देखते हैं। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4 ये क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, बिकॉज R1 का दोनों एंड पॉइंट, R2 के दोनों एंड पॉइंट सब आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो जब रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है ना, तो हम एक्सप्रेशन निकालने वाले हैं क्या, आर इक्विवेलेंट का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक बैटरी लिए हैं, है ना, बैटरी लिए हैं जिसका वोल्टेज कितना है V है, और यहाँ पे एमीटर लगा हुआ है, सब सेटअप बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, है ना, जो नेट वोल्टेज होगा वो कितना होगा V। तो बाई ओम्स लॉ अगर हम जानते हैं, है ना, यहाँ पर अगर करंट I पास हो रही है, ठीक है, तो I करंट ये पूरे सीरीज में यही रहेगी, R1, R2, R3, R4 सबसे क्या करेगी, I करंट ही पास करेगी। तो ओम्स लॉ से हम जानते हैं कि जो नेट होगा यानी V, है ना, V इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं I इंटू R इक्वलेंट, है ना। टोटल V की जो वैल्यू होगी वो टोटल I इंटू R इक्वलेंट, ये नेट R के वैल्यू के, है ना, V जो है V इज इक्वल टू I इंटू R इक्वलेंट हम लिख सकते हैं। यहाँ से R1 की अगर वैल्यू हम निकालें, है ना, तो R1 की वैल्यू हो जाएगी, R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V1 की अगर हम वैल्यू निकालें, है ना, V1 की वैल्यू निकालें तो I इंटू R1 ओम्स लॉ से, V2 की वैल्यू निकालें तो I इंटू R2, V3 की निकालें तो I इंटू R3, V4 की निकालें तो कितना हो जाएगा I इंटू R4, ठीक है। तो हर रेजिस्टेंस पर क्या होगा, एक अलग अलग वोल्टेज होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर कोई करंट वोल्टेज रेजिस्टेंस को क्या करती है, जंप करती है, तो वोल्टेज चेंज हो जाता है। लेकिन नेट वोल्टेज जो होगा V1, V2, V3, V4 ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा, V के बराबर होगा। तो यहाँ पर V जो होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, इस तरह से। तो नाउ अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि चूंकि V इक्वलेंट जो होगा नेट V वो किसके बराबर है, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। यहाँ से V इक्वलेंट की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, है ना, V की जगह पर हम लिख सकते हैं I इंटू R इक्वलेंट, और यहाँ से हम लिख सकते हैं I1 I इंटू R1, फिर I इंटू R2, I इंटू R3, I इंटू R4। सब में से I कॉमन कर सकते हैं तो क्या आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, और यहाँ क्या आ जाएगा R इक्वलेंट इंटू I, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस I से ये वाला I हम कटा सकते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 और ये R4, इस I से ये वाला I कट जाएगा, तो R इक्वलेंट की वैल्यू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 आ जाएगा। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का अगर आपको R इक्वलेंट निकालना है तो सारे रेजिस्टेंस को इंडिविजुअल तरीके से आप क्या कर दो, जोड़ दो, तो ये आपका R इक्वलेंट निकल जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है बच्चे, जब रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती हैं तो उन पे सब पे वोल्टेज सेम लगता है, जैसे R1 पे वोल्टेज भी होगा, R2 पे भी वोल्टेज भी होगा, R3 पे वोल्टेज भी होगा, क्योंकि एंड पॉइंट देखो, इनका एंड पॉइंट क्या है, भी वोल्टेज से ही जुड़ा है, R1 R2 R3 का। तो इस टाइम क्या करते हैं हम लोग, इसमें क्या होता है, वोल्टेज कॉन्स्टेंट होता है, ये सब पे सेम लगेगा, और इसमें क्या होता है I कांस्टेंट होता है, ठीक है, इसमें I कांस्टेंट होता है, सब पे अलग अलग I लगेगा, सॉरी I सेम होगा सब में, और इसमें वोल्टेज कांस्टेंट होगा। तो बच्चे हम यहाँ से मान लेते हैं कि अगर I करंट फ्लो कर रही है तो इसमें I1 I2 I3 अलग अलग करंट जाएंगी। तो नेट अगर हम I की वैल्यू अगर लिखेंगे, है ना,
अगर आई की वैल्यू लिखेंगे तो वी बाई आर इक्वलेंट लिखेंगे, वी बाई आर इक्वलेंट, है ना। आई की वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वी बाई आर इक्वलेंट यहाँ से। लेकिन आर इक्वलेंट का वैल्यू हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि जो मेरा आई है वो I1 प्लस I2 प्लस I3। बट बाई ओम्स लॉ हम जानते हैं कि क्या, कि अगर R1 का मान मुझे निकालना है तो इस पर वोल्टेज भी लग रहा है, इस पर वोल्टेज क्या लग रहा है, भी। तो आई का मान, अगर I1 का मान निकालना है तो V बाई R1, I2 का निकालना है तो V बाई R2, और I3 का अगर निकालना है तो V बाई R3, है ना। यहाँ से हम क्या कर लेंगे, I1 I2 I3 इन दोनों को जोड़ लेंगे। I बराबर लिखेंगे हम क्या, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा I का मान हमारा दिया हुआ है V बाई आर इक्वलेंट, कितना, V बाई आर इक्वलेंट इज इक्वल टू V1 V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। यहाँ से मेरा जो होगा भी कॉमन हो जाएगा और ये भी कॉमन होके कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ये मेरा हो गया। यहाँ से V और V क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 बाई आर इक्वलेंट मेरा फार्मूला बन गया 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। यानी जो V आर इक्वलेंट की वैल्यू होगी क्या होगी, रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेस, सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, इस तरीके से। तो बेसिकली अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल अगर समझाऊं यहाँ पे, कि अगर यहाँ पे एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है, और यहाँ पे जैसे हम लोग इस पर एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको हम मिटाएंगे। तो बच्चों आओ देखते हैं इस पे क्या क्वेश्चन हम कर सकते हैं। यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू दे दिया 6 वोल्ट, ठीक है, और यहाँ पे R1 की वैल्यू दे रखा है मान लो 2 ओम, R2 दे रखा है 3 ओम, R3 दे रखा है, ठीक है, कितना 1 ओम, और R4 दे रखा है 1 ओम, ठीक है। इस तरीके से क्या कर रखा है मेरे को, R1 R2 R3 का मान दे रखा है। तो जो आर इक्वलेंट निकालोगे तुम, कितना निकालोगे आर इक्वलेंट, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, सबका वैल्यू निकल जाएगा अलग अलग। R1 का मान कितना है 2, R2 का मान 3, R3 का मान 1 और ये 1, तो 6 ओम हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। आर इक्वलेंट का मान निकल गया आपका, ठीक है। अब इसके बाद अब आई जब निकालोगे, है ना, तो आई इज इक्वल टू लिखोगे V बाई आर इक्वलेंट, जो यहाँ से आई निकलेगा नेट आई, तो V का मान कितना हो जाएगा 6 बाई 6 1 एम्पियर। तो यहाँ से आई की वैल्यू जो है 1 एम्पियर जाएगी। अब सारे जगह आई की वैल्यू कितनी होगी 1 एम्पियर, कोई दिक्कत नहीं है। सारे रेजिस्टेंस में आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 एम्पियर। अगर तुम्हें V1 का मान निकालना है, V1 का, तो बाई ओम्स लॉ तुम जानते हो क्या करोगे, V1 की वैल्यू निकालने के लिए तुम क्या करोगे, I इंटू R1 करोगे, है ना। तो आई का मान कितना 1, R1 का मान कितना है देखो 2, तो इसमें 2 वोल्ट लगेगा, 2 वोल्ट खर्च होगा। अगर V2 का मान निकालोगे तो I इंटू R2 करोगे, आई का मान कितना हो जाएगा 1, R2 का मान कितना हो जाएगा देखो 3, तो इसमें कितना वोल्ट खर्च होगा, इसमें 3 वोल्ट खर्च होगा, ठीक है, 3 वोल्ट खर्च होगा, ठीक है। आई का मान हो जाएगा 1 और ये वोल्टेज कितना हो जाएगा V2 माने 3, बेसिकली नहीं, ये टोटल जोड़ने पे कितना, इसको भी 2 कर देते हैं, ठीक है, इसको 2 कर देते हैं तभी ये 1 आएगा यहाँ पे, ठीक है, इसको भी 2 कर देते हैं, है ना, तब जा करके 6 बनेगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे V3 की मान अगर कैलकुलेट करना चाहो तो V3 भी 1 वोल्ट आएगा और V4 भी 1 वोल्ट आएगा, दोनों का रेजिस्टेंस सेम है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, वोल्टेज को भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें। सिमिलर वे में अगर R1 का मान मैं 2 रख दूँ, R2 का मान 3 रख दूँ, R4 का मान मैंने 4 रख दिया मान लो, ऐसे कुछ करके, है ना, और यहाँ वोल्टेज का मान मैं 12 वोल्ट रख दूँ, ठीक है। तो बेसिकली अगर पूछेगा तुमको हर रेजिस्टेंस में अगर करंट की वैल्यू पूछेगा तो तुम निकाल सकते हो। तो तुम जब आर इक्वलेंट निकालोगे तो 1 बाई आर इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, इसे लिखोगे। 1 बाई आर इक्वलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R1 की वैल्यू बोलो 2, R2 की 3, R4 की 4, तो 1 बाई आर इक्वलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस कैल्शियम ले लो, 2 3 4 कैल्शियम 12 हो जाएगा, 6 और कितना हो जाएगा 4 3, है ना, 13 बाई 12। तो आर इक्वलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 बाई आर इक्वलेंट की वैल्यू तो 13 बाई 12 हुई, है ना।
तो आर इक्वलेंट का मान यहाँ से निकल जाएगा 12/13। अब तुम्हें I1 का मान निकालना है तो ओम्स लॉ लगाओ, I1 का मान निकालो। I1 का मान निकालोगे V/R1, ठीक है, I1 का मान ओम्स लॉ से, क्योंकि V का मान इस पर कॉन्स्टेंट है, V का मान तो कितना ही रहेगा 12 वोल्ट, है ना। तो 12 बटे कितना हो जाएगा, R1 का मान हो जाएगा, R1 का मान हो जाएगा R1 की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 6 एम्पियर, कितना हो जाएगा 6 एम्पियर, है ना, 6 एम्पियर। लेकिन एक काम करो, तुम्हें I की वैल्यू अगर निकालनी है, नेट रेजिस्टेंस, ये तो निकाल ही सकते हो। तुम्हें अगर नेट करंट निकालना है I बराबर क्या लिखोगे, V/R इक्वलेंट। तो V का मान कितना हो जाएगा 12 बटे R इक्वलेंट की वैल्यू कितनी रखोगे 12/13, तो 12 × 13/12 तो कितना हो जाएगा 13 एम्पियर, ठीक है। I का मान निकल जाएगा। I1 का मान जब तुम निकालोगे तो लिखोगे V/R1, तो V का मान कितना हो जाएगा 12/2, तो कितना आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा 6 एम्पियर। I2 का मान उसी तरह से V/R2, V का मान 12, R2 का मान कितना है 3, तो ये आ जाएगा 4 एम्पियर। और I3 का मान अगर निकालोगे तो कितना आएगा, I3 बराबर V/R3, और ये कितना आ जाएगा, V का मान 12 और R3 का मान कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 3 एम्पियर। देखो टोटल करंट जोड़ो, 6 4 10, 10 3 13, और यहाँ भी कितना आ रहा है 13। इस तरीके से इसमें नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं बच्चे किसके ऊपर, इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर बात करेंगे। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर बात करने वाले हैं। बेसिकली इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या चीज़ है, आइए देखते हैं। देखिए हम बात करने वाले हैं एक्सप्रेशन ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड, है ना, जब किसी इन अ करंट कैरिंग वायर, जब किसी वायर से करंट फ्लो होता है तो कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसके एक्सप्रेशन के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए एक सेटअप हमने बनाया है, इसमें भी हमारा वोल्टेज है और इससे आई करंट होके जा रहा है, रेजिस्टेंस आर दिया हुआ है, इस पे वोल्टेज मैंने भी रखा है, ठीक है। ये वोल्टेज जो होगा यही अप्लाई होगा, ठीक है। कोई दूसरा रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे एमीटर मेरा लगा हुआ है इस तरह से। तो मैंने लिखा कि पहले कि वर्क डन फॉर फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द रजिस्टर, तो वर्क डन कितना होगा, है ना, वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन की वैल्यू हमें पता है कि W = V × Q होता है। वर्क डन जो होगा, वर्क डन, है ना, बाई पोटेंशियल, पोटेंशियल ने जो काम करेगा, है ना, तो पोटेंशियल जब चार्ज पे कितना काम करेगा तो वर्क डन की वैल्यू हो जाएगी V × Q, है ना। तो बेसिकली हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी के ऊपर, यानी हीट एनर्जी के ऊपर। तो आइए देखते हैं कि एक्सप्रेशन ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन अ करंट कैरिंग वायर, जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है या रजिस्टर है जो भी है, उसमें हम कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक सेटअप तैयार किया है। यहाँ पे V वोल्टेज है, यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू R है और इसमें I करंट फ्लो हो रहा है। तो मैंने लिखा कि वर्क डन फॉर फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द रजिस्टर W, है ना। मैंने मान लिया कि रजिस्टर से कितना वर्क डन प्रोड्यूस हो रहा है, W वर्क डन प्रोड्यूस हो रहा है ना। फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से जो वर्क डन प्रोड्यूस हो रहा है कितना हो रहा है, V वोल्टेज दिया है और फ्लो ऑफ चार्ज Q है, तो कितना वर्क डन होगा V × Q। V को हम लिख सकते हैं V × Q, Q को हम लिख सकते हैं I × T, क्योंकि हमें पता होता है करंट का फॉर्मूला होता है Q/T, तो I × T हम क्या कर सकते हैं, Q लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जो वर्क डन की वैल्यू होगी VIT के बराबर हो जाएगी। द इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी जो इलेक्ट्रिक वर्क होगा कंज्यूम्ड फॉर मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिक करंट कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, वो कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है ना, किसके लिए, इलेक्ट्रिक करंट को मेंटेन करने के लिए, बेसिकली ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब भी किसी कंडक्टर से या किसी भी वायर से जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो उसका मैक्सिमम 99.99% पार्ट जो है वो क्या होता है, हीट एनर्जी में ही कन्वर्ट होता है। यानी हम टोटली मान सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है टोटली किस में कन्वर्ट होती है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो हीट एनर्जी की जो वैल्यू होगी H = VIT हो जाएगी, और यहाँ से ओम्स लॉ से हम V की जगह पर IR रख देंगे, तो एक मेरा फार्मूला बनेगा H = I² RT। अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो मैं I की जगह पर मैं क्या रख दूँ, I की जगह पर V/R रख सकता हूँ। तो यहाँ से जो फार्मूला बनेगा V²/R² R × T, यहाँ से R से R कैंसिल हो जाएगा, तो H = V²/R × T हो जाएगा। तो हीट का यहाँ पे दो फार्मूला है, दोनों फार्मूला एक ही जैसा है, लेकिन आपको याद क्या रखना है, ये भी एक फार्मूला है H = I² RT, H = V²/RT, V²/R × T, और ये जो है वर्क का फार्मूला है ना, जो हीट का फार्मूला हम ये भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, VIT। तो बच्चे इसी को H = I² RT को हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं, है ना। और इसका जो वैल्यू है जैसे कि H = I² RT, इसमें हीट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I², यानी करंट की वैल्यू अगर आप बढ़ाइएगा तो हीट की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर,
है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, है ना। या करंट की वैल्यू अगर आप 2 गुना करिएगा तो हीट जो है 4 गुना बढ़ जाएगी। करंट की वैल्यू अगर आप 3 टाइम्स करिएगा तो हीट की वैल्यू 9 टाइम्स बढ़ जाएगी। स्क्वायर से स्क्वायर की प्रोपोर्शनल है। और करे हीट जो है रेजिस्टेंस की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हीट जो है टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी तो टाइम का भी वैल्यू हीट की वैल्यू बढ़ेगी। और टाइम की वैल्यू अगर बढ़ेगी, जितना देर तक अगर वायर गर्म होगा उतना देर तक है ना हीट जो है ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर बात कर रहे हैं तो पावर का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी किस रेट से कंज्यूम हो रही है, रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड। किस रेट से इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हो रही है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर जो है इलेक्ट्रिक वर्क बाई टाइम होता है, इसका फॉर्मूला वर्क बाई टाइम। तो इलेक्ट्रिक वर्क को हम W से लिखते हैं, टाइम को T से लिख दिया। वर्क जो है, वर्क का फॉर्मूला मैंने बताया था, Q चार्ज पे अगर V वोल्टेज में कितना वर्क होगा, Q इंटू V। और यहाँ से Q बाई T को हमने क्या कर दिया, I कर दिया। Q बाई T को हमने क्या कर दिया, I कर दिया। और यहाँ से V इंटू आई पावर का एक पहला फार्मूला आपका बन जाता है। जब पावर का पहला फार्मूला बन गया, ठीक है, अब पावर के लिए देखिए दूसरा फार्मूला क्या बनेगा, I की जगह पर V बाई आर रख दो ओम्स लॉ से, तो ये देखो ये V स्क्वायर बाई आर बन जाएगा। फिर जब I की जगह V की जगह पर, यहाँ पे देखो इस V की जगह पर, है ना, यहाँ देखो V की जगह पर आप क्या कर दो, आई आर रख दो, तो पावर का वैल्यू कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर आर हो जाएगा। बस ये 3 फॉर्मूले हैं। पावर का जो ऐसा यूनिट होगा वो वाट होता है, और वाट को हम जूल पर सेकंड लिख सकते हैं, क्योंकि देखो पावर बराबर कितना होता है, वाट बाई टाइम। तो इसका अगर सॉरी वर्क बाई टाइम, तो इसका पावर का ऐसा यूनिट वाट है ना, वाट है। तो इस वाट का जो वैल्यू होगा जूल पर सेकंड होगा। यानी 1 जूल वर्क अगर 1 सेकंड में हो रहा है तो पावर कंज्यूम कितना हुआ, 1 वाट हुआ। तो बच्चे पावर का एक और इम्पॉर्टेंट यूनिट जो था वो तो पावर का यूनिट हो गया। एक लास्ट यूनिट है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैं आपको यहाँ समझा दे रहा हूँ, KWH, ठीक है, 1 KWH। इसको 1 यूनिट भी कहा जाता है, ये एनर्जी का यूनिट है। जब वाट में आवर लग जाए, वाट में सेकंड लग जाए, देखो यहाँ पे वाट है और इस वाट में मैंने क्या लगा दिया, आवर लगा दिया, तो ये हो गया किसका यूनिट, एनर्जी का यूनिट। तो इसको 1 यूनिट हम कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है हम लोग का KWH में ही मेजर होता है, इसी के अनुसार से लेते हैं। तो 1 KWH को अगर आप चाहो तो आप लिख सकते हो 1000 वाट आवर, और अगर आप चाहो तो 1000 वाट, वाट की जगह पर वाट रहने दो, या जूल पर सेकंड लिख दो, जूल में कन्वर्ट कर देना एनर्जी में, और आवर की जगह पर 3600 सेकंड लिख दो। ये सेकंड से सेकंड आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा 1000 इंटू 3600 जूल, यानी ये बन जाएगा कितना, कितना बन जाएगा ये 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। यानी 1 KWH में जो पावर के जो एनर्जी की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। और इसे हम कहते हैं कमर्शियल यूनिट, ठीक है ना। पावर एनर्जी का क्या बोलते हैं, कमर्शियल यूनिट, ठीक है बच्चे। तो बेसिकली ये हमारा खत्म हो गया इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। अब एक लास्ट न्यूमेरिकल बच रहे हैं पावर के ऊपर, जिसको हम लोग देखेंगे, और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। तो बेसिकली बच्चे हम पावर और एनर्जी कंज्यूम पे 2 न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एट 100 वाट। ये 100 वाट क्या बता रहा है, पावर की वैल्यू बता रहा है। तो एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिस पे 100 वाट पावर है, इसका 100 वाट पावर है। इसको कितने वोल्टेज पे अप्लाई ऑपरेट किया जाता है, 220 वोल्ट पे ऑपरेट किया जाता है। कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द फिलामेंट ऑफ द बल्ब एंड फाइंड आर। और आर भी हमें फाइंड करना है। जब बल्ब पूरा ग्लो कर रहा है तो हमें आर फाइंड करना है। फाइंड आर when bulb is glowing, पूरी तरह से ग्लो कर रहा है तब हमें आर फाइंड करना है। यहाँ से बच्चे हम क्या कर सकते हैं, पावर इज इक्वल टू फार्मूला होता है V इंटू आई, यहाँ से आई का मान हम निकाल सकते हैं, ठीक है। पावर की वैल्यू हम रख देंगे 100 वाट, और V की जगह पर रख देंगे 220, यहाँ पे आई निकल जाएगा। तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मेरा 5/11 एम्पियर जो है मेरा आई आ गया। फिर हमें कह रहा है कि जब बल्ब पूरी तरह से ग्लो करने लग रहा है, ठीक है, कंप्लीटली ग्लो करने लग रहा है, तब हमें क्या करना है, बताना है करंट की किसकी वैल्यू, आर की वैल्यू। नाउ यूजिंग ओम्स लॉ, बाई यूजिंग ओम्स लॉ, जब हम लोग ओम्स लॉ का यूज़ करेंगे उससे हम लोग क्या कर लेंगे, आर का मान निकालेंगे। तो V इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, आई आर। V का मान हमें पता है 220 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा है, तो यहाँ पे V का मान 220 वोल्ट रख देंगे। I का मान क्या रखेंगे, I का मान 5/11, और R का मान यहाँ से हम निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 220 इंटू 11/5 इज इक्वल टू आर। तो R की वैल्यू हम निकलेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से 5 4 जा 144 आ गया, सॉरी ये 44 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे 4 ये 8 और ये 4, ये 484 जो है ये हमारा ओम हो गया आर की वैल्यू। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें हमसे एनर्जी कैलकुलेट करवाएगा और बेसिकली हमसे इलेक्ट्रिक बिल पूछा हुआ है। ये इलेक्ट्रिक बिल कितना होगा, है ना। एक कलर टीवी है जो कि 150 वाट का है, तो पावर की वैल्यू मेरे को दे रखी है 150 वाट। ऑपरेट 6 आवर पर डे, और एक दिन में 6 घंटे चलती है, ठीक है, एक दिन में 6 घंटे चलती है।
ठीक है। और उसने बोला कि ऑपरेट इट फॉर 30 डेज, है ना। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ एनर्जी, ऑपरेट इट फॉर 30 डेज एंड ₹5 पर यूनिट, है ना, एट ₹5 पर यूनिट। तो जो मेरा टाइम होगा, टाइम, है ना, टाइम कितना 6 आवर के लिए ऑपरेट हो रहा है ना, पर डे, हर एक दिन के लिए पर डे 6 आवर के लिए ऑपरेट हो रहा है। तो एन की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, 30 डेज, है ना। तो 30 डेज हो गया, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आवर में इसको चेंज कर लेंगे, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा, सॉरी ये डेज हो गया ना, एक 30 दिन के लिए ऑपरेट हो रहा है। तो टोटल टाइम जो होगा, टोटल टाइम आवर जो होगा कितना होगा, 6 × 30 यानी कितना, पर डे कितना हो रहा है, पर डे 6 घंटा हो रहा है, तो ये टोटल 180 आवर हो गया, 180 आवर। तो जो मेरा एनर्जी कंज्यूम होगा वो क्या होगा, पावर इनटू टाइम, ठीक है। पावर की वैल्यू अगर हम लिख लेंगे कितना, पावर की वैल्यू हम लिखेंगे 150 वाट, तो यहाँ वाट रख देंगे, है ना। और टाइम की लिख देंगे 180 आवर, तो बेसिकली ये बन जाएगा वाट आवर, कितना बन जाएगा, वाट आवर। इसको हम सॉल्व करेंगे, 18 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 300 आएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये बच्चे आ जाएगा 15 8 120 12 15 कम, हाँ ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 99 15, ये कितना हो जाएगा बच्चे, मल्टीप्लाई करो इसको 15 × 18, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 120 12 15 एकम 15 5 270, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये 27,000 WH आ गया वाट आवर, और ये कितना हो जाएगा 27 kWh हो जाएगा, किलो वाट आवर हो गया, है ना। तो यहाँ से 1 किलो वाट आवर यानी 1 यूनिट, इसको हम कितना बोल सकते हैं, 1 यूनिट। तो ये हमारा हो जाएगा 27 यूनिट, और ये यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 5 रुपये। तो कॉस्ट हमारा जो निकलेगा बच्चे, कॉस्ट की वैल्यू हो जाएगी 27 × 5 यानी 5, और कितना हो गया 135 रुपीज़, ठीक है। तो बेसिकली बच्चे हमने क्या किया था, पावर का न्यूमेरिकल हमने किया और उसके बाद हमने एनर्जी कंज्यूम अपने निकाला। वीडियो पूरा कंप्लीट हो गया। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए चैनल को, और वीडियो को शेयर करिए। ओके, थैंक यू।